हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो आप सबको पता होगा गेट की रिस्पॉन्स शीट आ चुकी है और हम उसी पे काम कर रहे हैं। मैं आपको गेट का जो लाइफ साइंस वाला पोर्शन है जिसमें आपका जूलॉजी वाला पार्ट है वो क्वेश्चंस कराऊंगा, पूरे क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक मिनट में इसको ऑन कर लेता हूँ। ओके। आई फ्लाई के साथ आप ऐसे ही जुड़े रह सकते हैं। आई फ्लाई में आपको ऐसी ही क्लासेस मिलती रहेंगी। हम लोग इसके प्रिपरेशन भी कराते हैं, चाहे आप गेट की बात करें या फिर CSIR नेट की बात करें या और भी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या फिर रिसर्च फेलोशिप से रिलेटेड एग्ज़ाम्स की तैयारी आप आई फ्लाई के साथ सेफ तरीके से कर सकते हैं। सेफ दैट मीन्स शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट एंड एफिशिएंट वे में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो ये रहा, मैं आपको जूलॉजी वाला पोर्शन ही करा रहा हूँ जिसमें आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, 85 नंबर का क्वेश्चन जूलॉजी का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ब्रूट पैरासाइट। ये बेसिक आपके इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे ब्रूट पैरासाइट टर्म क्या होता है या आपको उसके पहले बारे में समझना पड़ेगा। ब्रूट पैरासाइट क्या होता है, जनरली नेचर में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, उनके बीच में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रैक्शन होते हैं। तो एक बहुत फेमस टाइप के इंट्रैक्शन होता है जिसको बोलते हैं ब्रूट पैरासिटिज्म। ब्रूट पैरासिटिज्म इसका मतलब ये होता है कि एक जो स्पीसीज का बर्ड है वो अपने एक को दूसरे स्पीसीज के बर्ड दूसरे बर्ड स्पीसीज के जो बर्ड होते हैं उनके नेस्ट में छोड़ देता है, और वो दूसरा जो बर्ड है जो कि दूसरे स्पीसीज का है वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता और उसको वो इंक्यूबेट करता है और उसको ग्रो कराता है। तो इसका सबसे फेमस एग्जांपल है कुको। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, ये कॉमन आप लोगों ने सुना होगा अपनी कहानी में। नानी वानी के नानी जनरली कहानियाँ सुनाया करती थी ऐसे कि जो ये अंडे देती है, कुको क्या करती है दूसरे स्पीसीज के बर्ड के नेस्ट में क्या करती है, अपने अंडे देती है और वो क्या करता है फिर दूसरा स्पीसीज उसको ग्रो करता है। यहाँ पे देखिए उसी का टिपिकल डेफिनेशन लिखा गया है। कुकोज आर वेल नोन ब्रूड पैरासाइट्स, meaning they lay their eggs in the nest of other bird species. The host birds then unknowingly incubate and raise the cuckoo chick, often at the expense of their own offspring. तो इस टर्म को हम लोग ब्रूड पैरासिटिज्म के नाम जान सकते हैं। यहाँ पे आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये सारे जो एग्स हैं वो एक ही स्पीसीज के दिख रहे हैं, लेकिन जो ये अकेला जो एग है वो किसी दूसरे स्पीसीज का, जो कि कुको का हो सकता है। ठीक है, कुको का हो सकता है। और ये देखिए यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे उसी चीज़ को रिलेट करके बताया गया है कि एक स्पीसीज़ है किसी दूसरे स्पीसीज़ को खाना खिला रही है। तो इसका इनडायरेक्टली मीनिंग ये है कि ब्रूड पैरासिटिज्म में सेम ऐसा ही होता है कि वो अपने स्पीसीज़ के ना होकर दूसरे स्पीसीज़ के बर्ड के एक को क्या करती है, इंक्यूबेट करती है, क्योंकि उसको पता नहीं होता कि वो समझती है वो अपना ही है। तो इसका आंसर बहुत इजी था, ये बेसिक आप लोगों ने सुना होगा, तो ये कुको इसका आंसर आप लगा सकते थे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये टिपिकल डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, आपको मेमोरी बेस्ड थे, आपको पता होता तो मतलब इजीली आप कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो yolk sac is formed by which one of the following। तो ये एम्ब्रियोलॉजी से आपका क्वेश्चन है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी या फिर एम्ब्रियोलॉजी आप इसका पोर्शन मान सकते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि एम्ब्रियो का क्या होता है, कैसे डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो ये आपको एक एम्ब्रियो का टिपिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है, एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होते रहता है, मैमेलियन एम्ब्रियो की बात की जा रही है, तो जो योक सैक है उसका फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप ये डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होगा कि जब भी हमारा एम्ब्रियो बनता है तो जाइगोट सबसे पहले क्या होता है, आपके ब्लास्टुला, गेस्टुला और मारुला, ये स्टेजेस को क्रॉस करते करते तीन जम्स लेयर में डिवाइड होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मिजोडर्म। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और बीच वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है आपका मीजोडर्म वाला अब पोर्शन होता है। ठीक है, तो इसमें जो योक सैक आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा हो, ये येलो कलर का योक सैक है। ये देखिए, ये येलो कलर का आपको योक सैक जो दिखाई दे रहा है, उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, उसका फॉर्मेशन होता है आपके हाइपोब्लास्ट के द्वारा होता है। हाइपोब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट ही क्या करती है, इसका फॉर्मेशन करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रिमिटिव एंडोडर्म और हाइपोब्लास्ट से इसका क्या होता है,
फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, देखिए एक्सप्लेनेशन में, प्रिमिटिव एंडोडर्म हाइपोप्लास्ट ड्यूरिंग मैमेलियन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द योक सैक इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्रिमिटिव एंडोडर्म, या जिसको हाइपोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अर्ली न्यूट्रिशन, हिमेटोपोइसिस एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव गट। तो जब ये एम्ब्रियो इस स्टेज में होता है जब, तो उसमें योक सैक का क्या क्या काम होता है। योक सैक आपको मेन तो पता होगा, योक सैक का मेजर जो काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। उसके अलावा जो इसमें हिमेटोपोइसिस की जो प्रोसेस होती है, जैसे डेवलप्ड जो बेबी होता है उसमें, तो वो आपके केस में होते हैं डेवलप यंग वंस में बोन मैरो में होता है, बट जब वो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है तो वो कहाँ होता है, आपके योक सैक ही काम करता है, क्या आपका हिमेटोपोइसिस का। ठीक है, तो योक सैक का ये फंक्शन होता है और इसका फॉर्मेशन होता है आपके एंडोडर्म से, या फिर आप उसको हाइपोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। प्रिमिटिव एंडोडर्म को आप क्या बोलते हैं, हाइपोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। ये देखिए आपको 3 लेयर दिख रहे हैं, एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ये फ्यूचर के एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म का ही फॉर्मेशन करेंगे। तो इसका भी आपको आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रिमिटिव एंडोडर्म या हाइपोब्लास्ट है, किसका फॉर्मेशन होता है, योक सैक का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, The animals belonging to which one of the following phyla are characterized by segmented body। तो यहाँ पे टिपिकल आपको टेक्सोनॉमी से क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग जो इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट्स पढ़ते हैं तो आप लोग सारे फाइलम्स का क्या होता है, टिपिकल कैरेक्टर होता है या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। एवरी फाइलम क्या होता है, हर फाइलम अपने स्पेशल कैरेक्टर के द्वारा जाना जाता है। जैसे आप लोग को कुछ एग्जांपल बता दूं, जैसे मैं आप लोग पोरीफेरा पढ़े होंगे सबसे पहले, पोरीफेरा में आपने साइकोन वगैरह, तो ये पोरीफेरा किसके लिए फेमस है, पोरस बॉडी होता है उनका, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाता है किसका, पोरीफेरा का। इसके अलावा आप लोग देखे होंगे, जैसे कि इसके अलावा आप देख सकते हैं मोलस्का, है ना। मोलस्का का क्या होता है, मस्कुलर बॉडी होता है, मस्कुलर बॉडी, ये इस फाइलम का स्पेशल कैरेक्टर होता है। आर्थ्रोपोडा आपने सुना होगा, बहुत सबसे बड़ा फाइलम कंसीडर किया जाता है। आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस। तो वैसे ही यहाँ पे से एक कैरेक्टर दिया हुआ है, क्या कैरेक्टर दिया हुआ है, सेगमेंटेड बॉडी, आपको पता चल गया होगा, सेगमेंटेड बॉडी। तो ये सेगमेंटेशन जो होता है, ठीक है, सेगमेंटेड बॉडी किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ये फीचर होता है आपके एनेलिड्स का, जिसका कॉमन एग्जांपल आप लोग अर्थवॉर्म या फेरिटेमा पोस्तुमा के नाम से जानते होंगे। ठीक है, अर्थवॉर्म, ये उसका डायग्राम भी दिया हुआ है, देखिए ये आपका अर्थवॉर्म, इसमें आपको इनका हर बॉडी, इनका बॉडी पार्ट पूरा क्या होता है, सेगमेंट में बटा होता है, और ये सेगमेंटेशन फिक्स्ड होता है, मेटामेरिक टाइप का सेगमेंटेशन पाया जाता है। और ये सेगमेंट्स में जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, जैसे कहाँ पर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होने हैं, कहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होना है, वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, कहाँ पे क्लाइटेलम प्रेजेंट होगा, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। तो ये एनेलिडा के बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये टिपिकल टेक्सोनॉमी से क्वेश्चन था, आप इसको इजीली पिक कर सकते थे, ये आप 10-12th लेवल में भी पढ़े होंगे। एनालिड्स में देखिए यहाँ पे लिखा भी है एक्सप्लेनेशन में, एनिमल्स इन द फाइलम एनालिडा आर कैरेक्टराइज्ड बाय सेगमेंटेड बॉडी, मीनिंग देयर बॉडीज आर डिवाइडेड इनटू रिपीटेड सेक्शंस कॉल्ड मेटामेयर्स। तो एक स्ट्रक्चर को, एक सेगमेंट को मेटामेयर्स के नाम से जानते हैं। दिस सेगमेंटेशन इज की फीचर ऑफ एनेलिड्स सच एज अर्थवॉर्म, लीच एंड पॉलीकिड्स। तो ये उसके एग्जाम्पल बताए हुए। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, आपको इजीली इसको आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये देखिए, मैंने आपको आपके इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि अगले एग्जाम्स में ये भी पूछे जा सकते हैं, तो सबके कुछ फाइलम के मैंने नाम दिए। जैसे पोरीफेरा, तो पोरीफेरा को के टिपिकल ऑर्गेनिज्म का नाम बताया है, स्पॉन्ज। उसके अलावा इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, प्रेजेंस ऑफ पोर्स या ओस्टिया, कोइनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे आप क्या कर सकते हैं, एक एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। इसकी हेल्प से आपको क्या होगा, आगे के एग्जाम्स में अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, ये क्वेश्चन नंबर 88 आपका क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्पेसिएशन। तो यहाँ पे 3-4 टर्म्स हैं, इस टर्म्स को पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, सबसे पहले स्पेसिएशन क्या होता है ये
अब हमको जानना है स्पेसिएशन में नाम से ही पता चल रहा होगा स्पीसीज से रिलेटेड है। तो स्पीसीज क्या होती है, तो स्पीसीज के अलग अलग डेफिनेशन है, बट बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट के अकॉर्डिंग स्पीसीज क्या होगा, स्पीसीज ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि आपस में क्या कर सकें, इंटरब्रीड कर सकें, ठीक है, और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकें। स्पीसीज क्या होते हैं, आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं, ठीक है। एक ही स्पीसीज के बीच में क्या हो सकती है, इंटरब्रीडिंग हो सकती है, और ब्रीडिंग के बाद ये अगर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीसीज कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो स्पेसिएशन क्या होता है, नए स्पीसीज के फॉर्मेशन या स्पीसीज के फॉर्मेशन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेसिएशन बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज, फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिएशन के नाम से जानते हैं। तो ये स्पेसिएशन है, इसका इवोल्यूशन में मेजर रोल होता है। स्पेसिएशन क्या होता है, इवोल्यूशन में मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि इवोल्यूशन में हम लोग क्या देखते हैं, एक ही स्पीसीज क्या होती है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के स्पीसीज में कन्वर्ट होती है। जैसे आप लोगों ने कॉमन एंसेस्ट्री वाला टर्म पहले भी पढ़ा होगा, एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा पहले समय में, फिर उससे बहुत बाइफर्केशंस हुए, फिर अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स बने, तो यहाँ पे फाइलोजेनेटिक ट्री भी आपने देखी होगी। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इवोल्यूशन के अंदर में आती हैं। तो इवोल्यूशन को जो अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं, उसमें एक टर्म आता है आइसोलेटिंग मैकेनिज्म या आइसोलेटिंग बैरियर्स, आइसोलेटिंग बैरियर्स। इसको हम लोग रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के नाम से भी जानते हैं, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इसलिए बिकॉज किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्पीसीज में या नई स्पीसीज के फॉर्मेशन में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का ही रोल होता है। कोई स्पीसीज दूसरी स्पीसीज में कब कन्वर्ट होगी, जब उनके बीच में इंटरब्रीडिंग ना हो, और इंटरब्रीडिंग ना होने के लिए उनको क्या होना पड़ेगा, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होना पड़ेगा। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट दैट मीन एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से किसी भी फैक्टर्स के कारण वो क्या हो सकती है, मेटिंग नहीं कर पा रही, या मेटिंग हो भी रही है तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेटिंग मैकेनिज्म या रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बोलते हैं, जो कि स्पेसिएशन या इवोल्यूशन का कारण बनता है। तो ये जो आइसोलेशन है या रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ये दो तरीके के हो सकते हैं। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म, ये दो तरीके के हो सकते हैं। या हो सकते हैं प्री जाइगोटिक, प्री जाइगोटिक मतलब जाइगोट बनने से पहले अगर उनके बीच में बैरियर आ रहा है तो प्री जाइगोटिक होगा, और जाइगोट बनने के बाद आपके उसमें बैरियर्स आ रहे हैं तो पोस्ट जाइगोटिक हो जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल बता दूं, प्री जाइगोटिक में क्या होता है, जाइगोट बन ही नहीं पाएगा, मतलब उनके बीच में मेटिंग ही नहीं हो पाएगी, ऐसी कहानी आएगी, तो उसको प्री जाइगोटिक बैरियर बोलेंगे। जैसे कोई जियोग्राफिकल बैरियर हो सकता है, जियोग्राफिकल बैरियर मतलब सपोज करो एक ही स्पीसीज के दो ऑर्गेनिजम्स अलग अलग जगह पे रहते हैं, उनके बीच में एक बहुत बड़ा माउंटेन है, स्पीसीज वही स्पीसीज यहीं रहती है वहीं स्पीसीज, लेकिन ये इस बड़े माउंटेन के कारण कभी मिल नहीं पाते, तो इनके स्ट्रक्चर्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, या कभी ये मिल ही नहीं पाते, तो इनमें कभी रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता, तो ये इवोल्यूशन धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हो जाते हैं, नए स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आपका प्री जाइगोटिक आइसोलेशन के अंदर में जियोग्राफिकल आइसोलेशन का एग्जाम्पल होता है। उसके अलावा टेम्पोरल आइसोलेशन होता है। टेम्पोरल का मतलब ये होता है कि अलग अलग टाइम में इनका ब्रीडिंग टाइम होगा, जैसे मेल एंड फीमेल का ब्रीडिंग टाइम सेम होना चाहिए, है ना। आप लोग पता होगा सीजनल ब्रीडर्स होते हैं और ऑल टाइम ब्रीडर्स अलग होते हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमंस की बात करें तो कभी भी ब्रीड कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टाइम में ही ब्रीड करते हैं, तो उसको हम लोग सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं। तो सीजनल ब्रीडर के लिए ये जरूरी होता है कि जिस टाइम मेल मेच्योर हो रहा है, ठीक है, या मेल रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है, उसी टाइम फीमेल को भी रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होना पड़ेगा, तभी उनके बीच में मेटिंग होगी। तो टेम्पोरल आइसोलेशन के केस में क्या होता है, ये जनरली प्लांट्स में देखने को मिलता है। प्लांट्स में क्या होता है, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं, मेल एंड फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। तो एक टाइम पे क्या होता है, मेल फ्लावर है, सपोज करो उसका रिप्रोडक्टिव एक्टिव होने का टाइम अगर मार्च से अप्रैल है, मार्च से अप्रैल है, तो इसका जो होगा फीमेल का वो क्या हो जाएगा, सितंबर से अक्टूबर हो जाएगा एक्टिव टाइम इसका रिप्रोडक्टिव। तो ये दोनों अलग अलग टाइम पे एक्टिव रहेंगे, मतलब ये मेल जो है वो पोलन ग्रेन मार्च के टाइम में रिलीज करेंगे, और फीमेल जो है उसी स्पीसीज की वो आपके सितंबर के टाइम में ओवरी या ओव्यूल्स को फॉर्मेशन करेगी या उसका ग्रोथ करेगी। तो इनमें कभी मेटिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये एक ही टाइम पे होते तभी इनमें क्या हो पाती, मेटिंग हो पाती। तो ये भी प्री जाइगोटिक आइसोलेशन था। उसके अलावा कुछ बिहेवियरल आइसोलेशन पाए जाते हैं। बिहेवियरल आइसोलेशन का मतलब क्या हो सकता है, बिहेवियर जैसे कुछ स्पीसीज के क्या होते हैं, मेटिंग कॉल्स होते हैं। जैसे आप लोगों ने
बहुत ही फेमस है। पीकॉक का डांस और उसके सॉन्ग सुने होंगे, है ना। वैसे ही मेंढक में भी टर टर की आवाज़ होती है। ये सारी क्या होती है, मीटिंग कॉल्स होते हैं या कोर्टशिप कॉल्स बोलते हैं। तो ये भी स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। तो सेम स्पीसीज का जो सॉन्ग है, मीटिंग सॉन्ग, उसी स्पीसीज का मेल या फीमेल उसको क्या कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है। तो ये सारे बैरियर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके प्री जाइगोटिक बैरियर हो जाएंगे। रही बात पोस्ट जाइगोटिक बैरियर की, पोस्ट जाइगोटिक में क्या हुआ, रिप्रोडक्शन तो हो जाता है, कैसे भी करके जाइगोट बन जाएगा। तो जाइगोट बन जाएगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोस्ट जाइगोटिक बैरियर बोलेंगे। उसके बाद अगर कोई जाइगोट बनने के बाद सपोज करो कोई ऑस्प्रिंग पैदा हुआ, ऑस्प्रिंग या तो सरवाइव नहीं कर पाया, ठीक है, ऑस्प्रिंग पैदा ही नहीं हो पाया, मतलब जाइगोट तो बन गया बट जाइगोट क्या हुआ, फुल्ली मैच्योर बेबी में कन्वर्ट नहीं हो पाया, वहीं पर उसका क्या हो गया, अबोर्ट हो गया, अबोर्शन हो गया, या बेबी वॉर्म में ही क्या हो गया, उसका डेथ हो गया। तो उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड इनवायबिलिटी। हाइब्रिड इनवायबिलिटी, हाइब्रिड इनवायबिलिटी, ये दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में होता है। हाइब्रिड इनवायबिलिटी मतलब जो बनने वाला ऑस्प्रिंग है वो दो अलग स्पीसीज से बनता है, इसलिए इनवायबल होता है, सर्वाइव नहीं कर पाता, ठीक है। इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, उतना डीप हमको नहीं जाना है। उसके अलावा एक बार मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे पूरा सब इधर उधर हो गया है। एक मिनट, हाँ, एक मिनट, हाँ। तो मैं बात कर रहा था पोस्ट जाइगोटिक मैकेनिज्म की, पोस्ट जाइगोटिक। तो जाइगोट बनने के बाद क्या क्या कंडीशन हो सकती है, या तो हाइब्रिड इनवायबिलिटी हो सकती है। हाइब्रिड इनवायबिलिटी मतलब जो आपका ऑस्प्रिंग बनेगा, दो अलग अलग स्पीसीज के रिप्रोडक्शन, उनके बीच में जाइगोट तो बन जाएगा बट जो बेबी है वो पैदा ही नहीं हो पाएगा या सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसको हाइब्रिड इनवायबिलिटी बोलते हैं। एक होता है हाइब्रिड स्टेरिलिटी। हाइब्रिड स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी मतलब मैंने सबसे शुरू में ही आपको क्या बताया था, डेफिनेशन बताया था स्पीसीज का, जिसमें ये बोला था कि दो ऐसे स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम लोग स्पीसीज बोलते हैं। लेकिन हाइब्रिड के केस में क्या होता है, स्टेराइल ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाते हैं, ठीक है। मतलब ये बच्चे तो पैदा हो जाते हैं, ग्रो भी करते हैं अच्छे से, हेल्थ भी हेल्दी रहते हैं, बट इनका जो रिप्रोडक्शन है वो नहीं कर पाते, इनके पास अपने समान बच्चे पैदा करने की एबिलिटी नहीं होती, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड स्टेरिलिटी बोलते हैं। इसके अलावा होता है हाइब्रिड इन्फेरियरिटी। हाइब्रिड इन्फेरियरिटी मतलब इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं, इनके जो हेल्थ होती है, इनका जो बॉडी लेंथ विड्थ सब होता है, वो क्या होता है, इन्फीरियर होता है अपने पेरेंट से। तो ये क्या होता है, ये भी सर्वाइव नहीं कर पाता। तो ये सारे तीन कंडीशंस हो सकती हैं, ये तीनों पोस्ट जाइगोटिक मैकेनिज्म के अंदर में आएंगे। तो यहाँ पे उसी को पूछा गया था कि इसमें से कौन सा जो एग्जांपल है वो हाइब्रिड सॉरी पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म को बताता है। तो बिहेवियरल आइसोलेशन हो गया, ये आपका प्री है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन फेलर, यहाँ भी फर्टिलाइजेशन फेलर मतलब जाइगोट ही नहीं बन पाया तो प्री जाइगोटिक है। हाइब्रिड स्टेरिलिटी, ये आंसर हो जाएगा, ये पोस्ट जाइगोटिक हो जाएगा। सीजनल आइसोलेशन, इसको मैंने टेम्पोरल करके आपको एक्सप्लेन किया था, टेम्पोरल करके, ठीक है। तो टेम्पोरल बोलो या सीजनल बोलो, बात एक ही है। तो ये भी प्री हो जाएगा, तो आपके पोस्ट वाला खाली एक ही हो जाएगा, हाइब्रिड स्टेरिलिटी। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हॉर्स और डोंकी के जब बीच में मीटिंग कराई गई तो क्या बना, म्यूल बना, जिसको आप लोग खच्चर के नाम से सुने होंगे। तो ये खच्चर होता है वो क्या होता है, स्टेराइल होता है, मतलब ये बच्चे पैदा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे अलग अलग कंडीशन दिया गया है, जैसे मेल डोंकी होगा, ठीक है, और फीमेल हॉर्स होगा। मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स तो म्यूल बनेगा, जिसको खच्चर बोलते हैं। लेकिन अगर इंटर कन्वर्जन कर दें, अगर हॉर्स क्या हो, मेल हो, ठीक है, और आपका हॉर्स मेल हो और क्या हो, आपका डोंकी फीमेल हो, तब उस कंडीशन में जो बनेगा उसको हम लोग हीनी बोलते हैं, ठीक है। ये भी क्या होता है, इनफर्टाइल होता है। म्यूल बोले या चाहे हीनी बोले, दोनों ही क्या होते हैं, स्टेराइल नेचर के होते हैं, अपने समान बच्चे प्रोड्यूस करने की इनमें एबिलिटी नहीं होती। तो ये पोस्ट जाइगोटिक बैरियर के अंडर में आ जाएगा। आई होप ये इसके साथ ही आपको और बहुत सारे कंसेप्ट मिल गए होंगे, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 आपके सेलुलर जंक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें एक जंक्शन का नाम दे दिया गया है, डेस्मोसोम्स आर। तो डेस्मोसोम क्या होते हैं आपको पता होगा, सेल टू सेल हम लोग जंक्शंस पढ़ते हैं तो जनरली दो टाइप के जंक्शंस पढ़ते हैं, सेल टू सेल पढ़ते हैं या फिर सेल टू ईसीएम पढ़ते हैं।
आपके बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, इन सेल के बीच में आपस में कनेक्शन होता है। ये इधर अपने कांटेक्ट के लिए या फिर कोई सिग्नलिंग के लिए आपस में कनेक्शन रखते हैं, या फिर आपस में चिपके रहते हैं बहुत टाइट, या फिर किसी चीज़ के ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनके बीच में कनेक्शन होता है। तो ये कनेक्शन क्या होता है, सेल से सेल और सेल के बीच में भी हो सकता है, और सेल और ईसीएम के बीच में हो सकता है। ईसीएम आप लोग को पता होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो सेल और ईसीएम के बीच में भी इंटरेक्शन हो सकता है, और सेल टू सेल के बीच में इंटरेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम मैंने पे ऐड कर दिया, और यहाँ पे जंक्शंस के कुछ नाम लिखे हुए हैं और उनका फंक्शन लिखा हुआ है, मतलब उनके स्ट्रक्चर बताया गया है कि कैसे उसको आप पहचानोगे। तो कई बार क्या होता है, सीएस या नेट के एग्जाम्स हो गए, या गेट के एग्जाम्स हो गए, या डीबीटी बीटी जेआरएफ के एग्जाम्स हो गए, इनमें डायरेक्टली यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर्टिकुलर आपको जंक्शन के नाम पे कौन सा साइटोस्केलेटल फिलामेंट इन्वॉल्व होगा ये पूछ देगा, एडेप्टर प्रोटीन कौन सा होगा ये पूछ देगा, या उनका फंक्शन क्या होता है ये पूछ देगा। तो यहाँ पे डेस्मोसोम की कहानी पूछी गई है, तो डेस्मोसोम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। डेस्मोसोम्स क्या होते हैं, ये डेस्मोसोम आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सेल टू सेल इंटरेक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, सेल टू सेल जंक्शंस की तरह ये काम करते हैं। ज्वाइंस द इंटरमीडिएट फिलामेंट ऑफ वन सेल टू दोस इन नाइबर सेल। तो क्या होता है, एक सेल के इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये आपको जो ब्लू कलर से जो दिख रहा है वो क्या है, आपकी इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये एक सेल की इंटरमीडिएट फिलामेंट को दूसरे सेल से कनेक्ट करता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, डेस्मोसोम बोलते हैं, ऐसे जंक्शंस को। इसी के अलावा एक सेल के एक्टिन को दूसरे सेल के एक्टिन से जो कनेक्ट करेगा, एक सेल के एक्टिन को दूसरे सेल के एक्टिन से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडहेरेंट जंक्शन बोलेंगे। और अगर इसमें कैल्शियम आयन का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो उसको हम लोग कैडहेरेन जंक्शन के नाम से जानते हैं, कैडहेरिन जंक्शन, कैडहेरिन जंक्शन के नाम से, ठीक है। उसके अलावा टाइट जंक्शन, तो टाइट जंक्शंस क्या होते हैं, दो सेल्स के वो टाइटली अटैच करते हैं, और इनका काम क्या होता है, लीकेज को रोकना होता है, ठीक है। प्रिवेंट लीकेज, लीकेज को क्या करते हैं, ये रोकते हैं। उसके अलावा गैप जंक्शन की बात करें, तो जो प्लांट सेल में आप लोगों ने दो सेल के बीच में कनेक्शन पाया जाता है, जिसको हम लोग बहुत ही फेमस नाम से जानते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है, प्लाज्मोडेस्मेटा। तो सेम एनिमल में भी उसी फंक्शन के लिए एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको गैप जंक्शन बोलते हैं, ठीक है, गैप जंक्शंस। और इनका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन में होता है आयंस और वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। इसके अलावा हेमीडेस्मोसोम, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। तो ये ऊपर के सारे आप चार देख चुके, ये चारों सेल टू सेल थे, लेकिन जो हेमीडेस्मोसोम है वो आपका क्या होता है, सेल टू ईसीएम जंक्शन होता है। ये बेसल लैमेला बेसिकली ईसीएम का ही पार्ट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का पार्ट होता है, ठीक है। तो हेमीडेस्मोसोम क्या करता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट को ही कनेक्ट करता है, लेकिन सेल को ईसीएम से करता है, ठीक है। सेल टू सेल अगर इंटरमीडिएट फिलामेंट कनेक्ट करेगा तो उसको डेस्मोसोम बोलेंगे। तो यहाँ पे डेस्मोसोम्स का ही टिपिकल डेफिनेशन पूछा गया था, तो इसके बेस पे आप लोग ऑप्शन नंबर ए पिक कर सकते थे, इंटरमीडिएट फिलामेंट बेस्ड सेल सेल एडेशन कॉम्प्लेक्स। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें इररिलेवेंट हैं इससे, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, द फोरामेन ऑफ पिनाजी, ठीक है, फोरामेन ऑफ पिनाजा, सॉरी, फोरामेन ऑफ पेनिजा इज फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये फोरामेन ऑफ पेनिजा आप लोग ने ह्यूमंस में एक स्ट्रक्चर सुना होगा, ऐसे ही इसी से सिमिलर स्ट्रक्चर बोल आपने सुना होगा, फोरामेन ऑफ ओवेलिस, ठीक है, फोरामेन ऑफ ओवेलिस, जिससे एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं हार्ट के बीच में छेद है, ठीक है। हार्ट में क्या हो जाता है, पोर है ऐसे बोला जाता है, आप लोगों ने सुना होगा कॉमन लैंग्वेज में कि दिल में छेद है ऐसे बोला जाता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, आपका हार्ट आपको पता होगा चार पार्ट से मिलके बना होता है, राइट ऑरिकल, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में एक कनेक्शन पाया जाता है जब बेबी क्या होती है, डेवलप हो रही होती है, एम्ब्रियो फॉर्म में रहती है, या फिर जब डेवलपमेंट उसका होते रहता है, वो बेबी के फॉर्म में नहीं रहती, तब उनके बीच में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग फोरामेन ओवेलिस बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को। इस ये बेसिकली राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल को कनेक्ट करने का काम करती है। और इस छेद ये छेद जो है वो क्या होती है, बाद में जैसे ही बेबी पैदा होता है और ग्रो करता है तो क्या हो जाता है, ये छेद बंद हो जाती है, और किसी किसी में ये छेद खुली रह जाती है, उसी उसी को हम लोग बोलते हैं उसके हृदय में छेद है या दिल में छेद है। तो ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर पाया जाता है हार्ट ऑफ क्रोकोडाइल। आपको पता होगा रेप्टाइल्स जो होते हैं, रेप्टाइल्स का जनरली जो हार्ट होता है वो 3.5 चेम्बर्ड पाया जाता है।
रेप्टाइल्स का हार्ट क्या होता है, 3.5 चेम्बर्ड हार्ट उसमें पाया जाता है, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन आप लोग सुने होंगे, बहुत ही फेमस एक्सेप्शन है आपका क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जिसमें क्या होता है आपकी टोटल में 4 पेयर्स पाए जाते हैं, लेकिन जो लास्ट वाला पेयर होता है, जो ये पेयर होता है, 4 पेयर बोलता हूँ, 4 पार्ट पाए जाते हैं, 4 चेम्बर्स पाए जाते हैं, 4 चेम्बर्स। तो उसमें जो ऊपर के जो चेम्बर्स हैं वो उसमें जो फॉर्मेशन है बीच में, जो सेप्टा का फॉर्मेशन है, ठीक है, वो क्या होता है कंप्लीट नहीं हो पाता, तो उसी क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ पेनिजा बोलते हैं, ठीक है। ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, जो कि राइट और एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम या राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज फोरामेन ऑफ पेनिजा प्रेजेंट बिटवीन एओर्टा, तो दोनों एओर्टा के बीच में प्रेजेंट होता है। रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर फंक्शन इज लाइक ह्यूमन बीइंग, बाकी सारे स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ह्यूमन की तरह ही होते हैं। तो ये फोरामेन ऑफ पेनिजा इज अ यूनिक एनाटॉमिकल फीचर फाउंड इन क्रोकोडाइल्स, ठीक है। तो यही पूछा गया था। इट इज द स्मॉल ओपनिंग दैट कनेक्ट द लेफ्ट एंड द राइट एओर्टिक आर्चेस, allowing for controlled blood flow between the systemic and pulmonary circulation. This adaptation help crocodile efficiently regulate oxygen distribution, especially during डाइविंग। तो ठीक है, तो ये क्या करते हैं, क्रोकोडाइल्स पानी में रहते हैं, तो उस टाइम में ऑक्सीजन की एफिशिएंसी या ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ऑब्टेन कर सके, इसके लिए पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन अलग अलग हो, इसके लिए स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपके क्रोकोडाइल्स हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये भी आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। आप फोरामेन ओवैलिस जरूर सुने होंगे, तो उससे रिलेट करके आप ये दोनों, ये बाकी के ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते थे। आपका ह्यूमन से आसपास का जो ऑर्गेनिज्म है वो क्रोकोडाइल ही है, क्योंकि रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स बने थे और बर्ड से मैमल्स बने थे, ठीक है। तो आप इस हिसाब से आप कनेक्ट करके भी इसका आंसर ला सकते थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 91, ये आपका हार्डी बिम्बर्ग से क्वेश्चन है। हार्डी बिम्बर्ग बेसिकली इवोल्यूशन के बेस पे दिया हुआ एक प्रिंसिपल है, ठीक है, जो कि इवोल्यूशन किस कंडीशन में होगा ये बताता है, कि या फिर इवोल्यूशन किस कंडीशन में नहीं होगा, ये सारी चीज़ों को ये जस्टिफाई करता है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, फिर इसका कंसेप्ट समझेंगे। Imagine a population of diploid species in Hardy-Weinberg equilibrium. The population has two alleles for a gene which are A and A. The number of individuals with AA genotype in this population is 1 in 1000. The frequency of the allele A in the population is अप टू 2 डेसिमल बेसिस में आपको कैलकुलेट करना है। तो हार्डी विम्बर्ग प्रिंसिपल में आप दो टाइप के फॉर्मूले पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हैं पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे पी क्या होता है, आपका डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। कोई भी आप लोग जानते होंगे, कोई भी जीन होती है तो उसमें एक क्या होता है, डोमिनेंट होता है, और दूसरा क्या होता है, रेसेसिव होता है, जिसको हम लोग एलील बोलते हैं। जिसको आप लोग ऐसे पढ़े होंगे, जिसमें ये कैपिटल डी क्या होगा, डोमिनेंट होगा, है ना। और ये जो स्मॉल डी होता है वो क्या होता है, आपका रेसेसिव कैरेक्टर या रेसेसिव एलील की तरह काम करता है। तो यहाँ पे पी डोमिनेंट होता है और क्यू क्या होता है, रेसेसिव होता है, रेसेसिव। उसी तरह जो पी स्क्वायर होता है वो होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए होता है, क्यू स्क्वायर होमोजाइगस रेसेसिव के लिए, और 2PQ होता है वो हेट्रोजाइगोट्स के लिए होता है। तो इनका हमेशा जो एलील फ्रीक्वेंसी है उसका जो टोटल होता है वो किसके इक्वल होता है, एक मिनट, वो जो टोटल होता है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। तभी क्या होगा, कोई भी पॉपुलेशन में इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, कोई भी इवोल्यूशनरी फोर्सेस नहीं है, ये हम मानेंगे। तो इसे हार्डी विम्बर्ग प्रिंसिपल के कुछ अजम्पशंस हैं, अगर वो अजम्पशंस फॉलो होते हैं तो उसकी एलील फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, और एलील फ्रीक्वेंसी में अगर कभी चेंज हुआ तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे एक मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन था, फॉर्मूला के बेस्ड पे। यहाँ पे आपको दो एलील दिए गए हैं, ठीक है। एक पॉपुलेशन है जो डिप्लॉयड स्पीसीज है, मतलब हर एक क्रोमोसोम 2 नंबर में प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे पॉपुलेशन में दो टाइप के एलील हैं, एक तो स्मॉल ए जो कि रेसेसिव है, कैपिटल ए जो कि डोमिनेंट है। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद ए जीनोटाइप, तो ए जीनोटाइप मतलब आपका होमोजाइगस रेसेसिव की फ्रीक्वेंसी, मतलब ये क्यू स्क्वायर दिया हुआ है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई, इसके नंबर दिए गए। इनके नंबर कितने हैं, 1 in 10,000 है, ठीक है, 1 in 10,000 है। तो अगर आप इसको सॉल्व करें, यहाँ पे मैं करता हूँ, क्यू स्क्वायर है तो स्क्वायर को इधर ले जाइए तो वो क्या हो जाएगा, वो अंडर रूट में आ जाएगा, तो क्यू इज इक्वल टू
1/1000, ठीक है, ये 1/1000 का अंडर रूट। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा ये वैल्यू, सॉरी सॉरी, एक मिनट शुरू से करते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे देखते हैं क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 1/10,000, है ना। फिर इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये पॉइंट में आएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.0001 आ जाएगा, ये उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब क्यू स्क्वायर है तो स्क्वायर को इधर ले आएंगे, ये तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 0.0001, और ये जब अंडर रूट को आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.01। तो आपको क्यू की वैल्यू मिल गई, ठीक है, क्यू की वैल्यू आपको कितनी मिली है, 0.01। तो आप अब पी की वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं, बिकॉज वी नो दूसरा जो हमारा हार्डिंबर्ग प्रिंसिपल का इक्वेशन था वो था P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। तो हमें Q की वैल्यू पता है, तो P प्लस 0.01 इज इक्वल टू 1। तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो P इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस 0.01 विच इज इक्वल टू 0.99। तो यहाँ पे कैपिटल P की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0.99, और कैपिटल P मतलब क्या होगा, कैपिटल ए, क्योंकि यहाँ पे जीन को किस फॉर्म में लिखा था हमने, कैपिटल ए और स्मॉल ए। तो कैपिटल ए इज इक्वल टू कैपिटल पी अकॉर्डिंग टू हार्डिंबर्ग, एंड स्मॉल ए इज इक्वल टू क्यू अकॉर्डिंग टू हार्डिंबर्ग प्रिंसिपल। तो इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, 0.99 आंसर होना चाहिए किसका, क्वेश्चन नंबर 91 का। तो ये हार्डिंबर्ग प्रिंसिपल से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, या तो आपको नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दिए होंगे, कभी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दिए होंगे तो वहाँ पे आपको वैल्यू निकालने के बोल दिया जाएगा कि हेट्रोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी क्या है या होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी क्या है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या तो इसमें जैसे पूछा गया है कि आपको होमोजाइगस रिसेसिव का दिया गया था वैल्यू, और आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, कैपिटल ए की एलील फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी थी। तो आपको एलील फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करने दी जा सकती है, आपको जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करने दी जा सकती है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, और या फिर हम आगे और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, आई थिंक इसका आंसर क्या होगा, 0.99। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 92। A PCR was set up to amplify a 500 nucleotides long DNA. The DNTPs in the reaction mixture were radiolabeled. The percentage of radiolabeled single-stranded DNA after 3 cycles will be अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक आपको ये वैल्यू लानी है, ठीक है। तो पीसीआर क्या होता है आपको पता होगा, पुलिस कंट्रोल रूम नहीं होता, बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, ठीक है, चैन रिएक्शन। इसमें क्या होते हैं, हम लोग किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट या डीएनए की या प्रोटीन के पार्ट को क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, इसके नंबर्स को हमको इंक्रीज करना होता है। तो इस टेक्निक के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन एक टेक्निक होती है जिसमें न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड इनकॉर्पोरेट द रेडियो लेबल्ड डीएनटीपीज। लेट्स एनालाइज हाउ द फ्रैक्शन ऑफ रेडियो लेबल्ड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इंक्रीजेज ओवर 3 साइकिल्स। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है, पहले पीसीआर का कंसेप्ट तो आप लोग को पता ही होगा, या नहीं भी होगा तो पीसीआर में बेसिकली क्या होता है, आपकी एक जैसे कोई भी डीएनए है तो उसमें 2 स्ट्रैंड पाए जाते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, या कोडिंग स्ट्रैंड नॉन कोडिंग स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं। तो इसमें किसी भी स्ट्रैंड को टेम्पलेट मानकर क्या करता है, हमारा यहाँ पे एडिशन होता है किसके, प्राइमर का, और प्राइमर ही क्या करता है, एक्सटेंड करके नए स्ट्रैंड सिंथेसिस करते लगता है कंटिन्यू। फिर जो नए स्ट्रैंड्स बने हैं उसमें फिर से प्राइमर का एडिशन होता है, फिर से उससे अनिलिंग होती है, फिर से उसका एक्सटेंशन होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और इसी तरह क्या होते हैं, बहुत सारे उसी पर्टिकुलर जो टेम्पलेट स्टैंड होते हैं उसी के आपको क्या मिल जाते हैं, एम्पलीफिकेशन के द्वारा बहुत सारी कॉपीज आपको मिल जाती हैं। तो ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का प्रोसीजर होता है। अपन को प्रोसीजर पे नहीं आना है, अपन क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a PCR was set up to amplify a 500 nucleotide long DNA. The DNTPs in the reaction mixture were radio-labeled. The percentage of radio-labeled single-stranded DNA after 3 cycle will be। तो यहाँ पे क्या किया गया है,
500 न्यूक्लियोटाइड का क्या है आपका, एक 500 न्यूक्लियोटाइड का डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको हमको क्या करना है, पीसीआर के थ्रू क्या करना है, एम्पलीफाई करना है, और पीसीआर के 3 साइकिल चलाने हैं, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे डी एनटीपीज का एडिशन होता है, डी एनटीपीज का एडिशन, डी एनटीपीज क्या होते हैं, जैसे आपको डी एन टी पी में क्या आ जाएगा, कोई भी टाइप का आपका न्यूक्लियोटाइड्स आ जाएंगे, जैसे आप लोग पढ़े होंगे एडिनिन, है ना, एडिनिन, तो एडिनिन के लिए क्या आ जाएगा, डी ए टी पी आ जाएगा, वैसे ही ग्वानोसिन हो जाएगा तो ग्वानोसिन के लिए डी जी टी पी आ जाएगा, है ना, साइटोसिन के लिए डी सी टी पी आ जाएगा, वैसे ही थाइमिन के लिए डी टी टी पी आ जाएगा। तो ऐसे क्या होते हैं, ये सारे नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं जो कि क्या होते हैं, आके अटैच होते हैं पर्टिकुलर उसके कम्प्लीमेंट्री बेस के साथ, जैसे एडेनिन के साथ है तो डी डी क्या आएगा, डी टी टी पी आएगा, एडेनिन के साथ थाइमिन पेयर करता है, ग्वानिन के साथ क्या आ जाएगा, डी सी टी पी आएगा, वैसे ही आपका थाइमिन के साथ डी ए टी पी आ जाएगा। तो ऐसे कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है और ये क्या होते जाते हैं, ऐड होते जाते हैं। तो इन पे एडिशन होना है, इनको क्या कर दिया गया है, रेडियो लेबल्ड कर दिया गया है, इन पे लेबलिंग कर दी गई है, ठीक है। तो 3 साइकिल्स के बाद टोटल में 3 साइकिल चलाए गए, तो आपको परसेंटेज ऑफ रेडियो लेबल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कितने परसेंटेज होंगे वो आपको निकालने हैं, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट आपको समझ आ गया, ये पहले 2 स्ट्रैंड है सपोज करो, और ये 2 स्ट्रैंड की अब कॉपी हुई है, तो ये 2 स्ट्रैंड बनते हैं, तो जो आपका जो टोटल में क्या होगा, आपका जो नए स्ट्रैंड बन रहे हैं उनमें क्या होंगे, रेडियो लेबल्ड आपके डीएनटीपीस प्रेजेंट होंगे। तो टोटल 4 में से 2 में प्रेजेंट है, ठीक है। पहले साइकिल में क्या हुआ, 4 टोटल में ना हमारे पास स्ट्रैंड्स हैं, ये 2 तो पुराने हैं, है ना, और इन्हीं से कॉपी करके 2 और बने हैं, तो इसमें से टोटल जो रेडियो लेबल्ड होंगे वो पुराने वाले में तो नहीं होंगे, ये ओल्ड है हमारा, और ये वाला अंदर वाले हमारे के यहाँ ये न्यू है। तो न्यू वाले में ही क्या होगा हमारा, आपका रेडियो लेबल्ड डी एन टी पीज हमको मिलेंगे। तो 4 में से 2 मतलब आपको कितना मिल रहे हैं, 50% मिल रहे हैं पहले इस साइकिल में, ठीक है। दूसरे साइकिल की बात करें, अब टोटल में आपके पास कितने स्ट्रैंड्स हो गए, टोटल में 6 स्ट्रैंड्स हो गए, ठीक है। 4 आपके ये हो गए, और ये 2 और हो गए, ठीक है, 4 और 2 6 हो गए। अब क्या है, ये 4 स्ट्रैंड है, सपोज करो ये 4 स्ट्रैंड टोटल में है हमारे पास। अब ये 4 स्ट्रैंड क्या करेंगे और कॉपी करेंगे, तो 4 से क्या बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे, ठीक है। ये 4 से ये यहाँ पे एक आएगा, जैसे इसको मैं दूसरे कलर से कर दूँ, ये 4 का एक कम्प्लीमेंट्री, इसका इसका कम्प्लीमेंट्री, इसका इसका इसका, तो टोटल में अब 8 बन गए। तो इसमें से जो 2 थे वो तो पुराने वाले थे, तो 2 के पास नहीं होंगे, 2 के पास नहीं होंगे, ठीक है, 2 के पास रेडियो लेबल्स नहीं होंगे, नो रेडियो लेबल, बिकॉज ये 2 पुराने वाले ही है ना। टोटल में 4 थे, तो ये 4 में से 2 नए वाले हैं और 2 क्या है, पुराने वाले। तो 2 पुराने वाले के पहले में तो 50% था, लेकिन जब दूसरा साइकिल चलाया गया तो दूसरे में टोटल में आपके पास कितने हैं, 8 हैं, और 8 में से 2 तो पुराने हैं, तो 2 के पास नहीं है, तो 6 के पास हैं। तो 8 में 6 के पास है, मतलब कितना परसेंट बन रहा है हमारा, 75% के पास क्या है, रेडियो लेबल्ड डी एन टी पीज है। अब ये तो सेकेंड साइकिल हो गया, ठीक है। अब हमको 3 साइकिल चलानी है ना, थर्ड साइकिल हो गया, ये हमारा थर्ड साइकिल। अब आपके पास टोटल में कितने आपके पास वो हैं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आपके पास टोटल में 8 हैं। तो अब 8 के कितने बन जाएंगे, 16 बन जाएंगे। मिनट, मैं पहले तो 1 2 3 4, ये 4 आपके जो बने हैं अभी रेडियो लेबल्ड हैं और रेड कलर से बने थे, उसको मैं दिखा रहा हूँ। और 4 आपके कौन से थे, रेड वाले थे, ये 4 आपके रेड वाले, टोटल में 8 थे। अब इनसे भी क्या बनेगा, और कॉपीज़ बनेगी, ये यहाँ पे बन गया, यहाँ पे बन गया, यहाँ पे बन गया, यहाँ पे बन गया, वैसे ही इसके लिए कोई दूसरा कलर, यहाँ पे ये बन गया, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये। अब टोटल में 16 कॉपीज़ बन गई, लेकिन 16 में भी अभी भी जो 2 थे वो क्या है, पुराने वाले स्ट्रैंड थे, ये 2 पुराने वाले थे, ये 2 हैं, सपोज करो ये पुराने वाले हैं, 2 रेड हैं वो पुराने वाले। तो 16 में से अब कितने हो गए, आपके 14 है वो क्या हो जाएंगे, रेडियो लेबल्ड हो जाएंगे। तो 14 16 का कितना परसेंटेज है, तो वो निकालेंगे तो आपका आएगा 87.5%। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 87.5%। ये उसी के एक्सप्लेन किया गया है, देखिए। द न्यू स्ट्रैंड्स आर सिंथेसाइज्ड बोथ इनकॉर्पोरेटेड रेडियो लेबल डीएनटीपीज फ्रैक्शन ऑफ रेडियो लेबल सिंगल स्ट्रैंडेड
2 आउट ऑफ 4। तो पहले दो थे, दो के 4 बने और 4 में से दो क्या थे, दो पुराने थे और दो नए थे। तो जो नए जो DNTPs रेडियो लेबल थे वो नए ही स्ट्रैंड में मिलेंगे, ठीक है। तो जितने नए स्ट्रैंड बनते जाएंगे उसमें मिलेंगे। तो टोटल में आपको क्या करना था, टोटल में 3 साइकिल चलानी थी और उसमें 2 माइनस कर देना था, तब भी इसका आंसर आपको डायरेक्टली मिल जाता। इतना आपको तामझाम करने की ज़रूरत नहीं थी। एक बार मैं बताता हूँ। जैसे पहले साइकिल में 2 स्ट्रैंड हैं, ठीक है। पहला साइकिल हुआ फर्स्ट साइकिल, तो कितने बनेंगे, 2 की डबल हो जाएंगे 4। अब दूसरा साइकिल हुआ, 4 से कितने बन जाएंगे 8। और तीसरा साइकिल क्या हुआ आपका, आपका थर्ड साइकिल हुआ, तो उसमें क्या बन जाएंगे 16। और 16 में से आपके 2 स्ट्रैंड हैं, ये पुराने हैं, ये ओल्ड हैं, ठीक है, ओल्ड हैं। तो जो रेडियो लेबल्ड है, क्योंकि DNTPs क्या होती हैं, नए स्ट्रैंड में ऐड होती हैं, तो ये पुराने स्ट्रैंड में तो ये नहीं मिलने के, तो इसी में से इसको माइनस कर दो, ठीक है। 16 में से 2 को माइनस कर दो तो आपके बचे 14। तो 14 ही ये 16 का कितना परसेंट होगा आपका, 87.5%। तो यही आपको क्या करना था, कैलकुलेट करना था। तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप वीडियो रिवाइज करके देख लीजिएगा, आपको अगर क्लियर ना हुआ हो तो। हालांकि इजी है, देखिए यहाँ पर उसी स्टेप को समझाया गया है PCR की। सबसे पहले सैंपल को क्या करते हैं, 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं, जिससे DNA के स्ट्रैंड्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाती हैं। देखो ये पहला स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है। इसी ओल्ड स्ट्रैंड की बात की जा रही थी जो कि नॉन रेडियो लेबल्ड होंगे, ठीक है, नॉन रेडियो लेबल्ड। अब क्या हुआ, इनको कूल किया गया 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब इस पे प्राइमर ऐड किए गए, ये प्राइमर है, दोनों साइड्स के एक्सटेंशन होगा। अब इसमें क्या डाले जाएंगे, इसमें DNTPs डाले जाएंगे। ये DNTPs क्या होंगे, अकॉर्डिंगली ऐड होते जाएंगे और एक नई चेन का, एक नई कॉपी का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, फिर उसके फाइड बाद में आपको एम्पलीफाइड वे में वो दिख जाएगा। तो इसी तरीके से आपको इसको क्या करना था, सॉल्व करना था, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा, इससे आप और इजीली वे में समझ सकते हैं। हालांकि मैंने समझाया वो सबसे ईजी वे था तरीका सॉल्व करने का, बाकी आपको नॉलेज के लिए इसका प्रोसीजर पता होना चाहिए। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। मैच द मॉलिक्यूल्स इन कॉलम 1 विद देयर प्रॉपर्टीज फंक्शन मेंशन इन द कॉलम 2। तो यहाँ पे आपको मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे, जो मैक्सिमम जो आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको इसी तरीके से देखने को मिलते हैं। और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। आपको एक दो अगर का एक दो का भी इंफॉर्मेशन हो तो आप बाकी सारी चीज़ों को ऑप्शन के बेसिस पे एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एलिमिनेशन टेक्निक ज़रूर यूज़ किया कीजिए। जैसे यहाँ पे एंटीबॉडीज़ के नाम दिए गए हैं आपके कॉलम नंबर 1 में, और कॉलम नंबर 2 में उनके फंक्शंस या उसके स्पेसिफिक फीचर्स के नाम दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे बेसिक चीज़ें आपको पता होनी थी। जैसे IgM क्या है, इसमें सबसे पेंटामर होता है, आपको पता होगा IgM क्या होता है, पेंटामर होता है। और इसका मोलिकुलर वेट सबसे हाई होता है। इसमें टोटल में क्या होते हैं, 10 हैवी चेन होंगे, 10 हैवी चेन होते हैं, ठीक है, हैवी चेन। पेंटामर है तो पेंटामर का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, आपको पता होगा। ये मैंने यहाँ पे डायग्राम ऐड नहीं किया बिकॉज ये कॉमन है, आप लोग देखे होंगे। पेंटामर ऐसा आपको एंटीबॉडी दिखाई देता है, ठीक है। ये आपका पेंटामर स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आपके हर एक एंटीबॉडी की बात करूँ तो हर एक एंटीबॉडी ऐसा होता है जिसमें क्या होते हैं, 2 लाइट चेन पाए जाते हैं और एक हैवी चेन पाया जाता है, ठीक है। ये 2 हैवी चेन है और ये लाइट चेन है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें 10 हैवी चेन और 10 लाइट चेन्स मिलते हैं। ये 10 हैवी चेन और 10 लाइट चेन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पेंटामर का क्या हो जाएगा, आपको ऐसे ऑप्शन देखना है जहाँ पे ये देखो लिखा है कंटेन्स 10 हैवी एंड 10 लाइट चेन्स। एक मिनट में इसको इरेज करके मैचअप करता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 का फिफ्थ, मतलब पी का फिफ्थ, देखो 2 ऑप्शन में है, ये दोनों तो यहीं से एलिमिनेट हो गए। अब IgE की बात करें तो IgE एलर्जिक रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होता है। आप लोग हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स पढ़े होंगे, तो जहाँ पर भी एलर्जिक रिस्पॉन्स आपको दिखाई देगा, एलर्जी होती है, वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, IgE इन्वॉल्व होता है। उसके बाद Q का 4 होना चाहिए, Q का 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, अभी भी क्लियर नहीं हुआ। R का 2 होगा, ये भी फिक्स पता चल गया। IgA का 2 होगा, क्योंकि ये क्या होता है, सिक्रीशंस में, ब्लड सॉरी मिल्क सिक्रीशन में ये जनरली प्रेजेंट होता है IgA। आपका लास्ट बचा MHC मॉलिक्यूल। तो MHC मॉलिक्यूल का काम क्या होता है, आपका MHC मॉलिक्यूल होता है वो मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है, और इसका मेजर काम एंटीजन के प्रेजेंटेशन में होता है। एंटीजन को प्रेजेंट करने के टाइम MHC मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको मैंने एक टेबल में दे रखा है कि क्या एंटीबॉडी है उनका क्या स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए आपको यहाँ पे
पेंटामर जो मैं बता रहा था, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जे चेन भी प्रेजेंट होता है कनेक्ट करने के लिए, और जे चेन दो जगह होता है। IgM एंटीबॉडी होता है, वो भी डाइमर होता है। बाकी सारे तीनों टाइप के एंटीबॉडीज़ होते हैं वो मोनोमर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो आपको याद रखना है IgA डाइमर होता है, ठीक है, और ये जे चेन से कनेक्टेड होता है। वैसे ही आपका IgM एंटीबॉडी होता है वो पेंटामर होता है, और ये भी जे चेन से कनेक्टेड होता है। और बाकी IgA सिक्रीशन सलाइवा, टीयर्स, ब्रेस्ट मिल्क, इनमें प्रेजेंट होता है। IgD सबसे पहला बनने वाला रिसेप्टर है, ठीक है, BCR में इन्वॉल्व होता है। IgE पैरासिटिक वॉर्म्स या एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। IgG प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाला एकमात्र एंटीबॉडी है। वैसे ही IgM पेंटामर है, ठीक है, पेंटामर है, ये भी सबसे पहले बनता है, सबसे पहले रिस्पॉन्स में ये आपको दिखाई देता है IgM टाइप के एंटीबॉडी। तो ये उसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग इसको गो थ्रू कर सकते हैं। हालांकि मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर ही दी हैं। तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर करके जाइएगा अगली बार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। 94 क्या बोल रहा है जी? मैच द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीज इन कॉलम 1 देयर कॉजल ऑर्गेनिज्म। ये भी बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, चाहे CSIR की बात करूं, या फिर मैं DBT की बात करूं, है ना, या फिर गेट की बात करूं, ये क्वेश्चन हमेशा ही हमेशा आता है। चाहे ये इधर ये प्लांट के केस में हो सकता है और एनिमल के केस में हो सकता है। तो आपको एक मैंने टेबल दे दिया है इसी टॉपिक से रिलेटेड। यहाँ पे तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, पॉजिटिव एजेंट कौन है, डिजीज कौन सा है, और वेक्टर उसका कौन सा है। ये इस पे आपको कॉलम दे सकते हैं, ये दो कॉलम कई बार दे देगा, ये दो कॉलम कई बार दे देगा, ये दो कॉलम कई बार दे देगा। तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये बेसिक से ट्रिपेनोसोमा स्पीसीज को तो आप लोग जरूर याद करके जाएंगे। इसमें दो ही स्पीसीज हैं जिसको पूछी जाती हैं, ट्रिपेनोसोमा ब्रुसाई और ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई। ट्रिपेनोसोमा ब्रुसाई होता है, ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, जिसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। और ये ट्रांसमिटेड किसके द्वारा होता है, सी फ्लाई या फिर ग्लोसिना कॉलपेलिस नाम की एक स्पीसीज होती है, एक मक्खी होती है, उसके द्वारा ये ट्रांसमिट होता है। ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई ये चागास डिजीज करता है, सी से क्रूजाई और सी से चागास याद रखिएगा, और बाकी ब्रूसाई का स्लीपिंग सिकनेस से याद रखिएगा, ठीक है। ये किसके द्वारा होता है, किसिंग बग के द्वारा ट्रांसमिट होता है। उचेरिया बैंक्रोप्टाई एलिफेंटियासिस कॉज करता है, ठीक है, और ये क्यूलेक्स मॉस्किटो के और एनाफ्लिस मॉस्किटो के द्वारा ट्रांसमिट होता है। बोरेलिया बगडेरफ्लाई लाइम डिजीज कॉज करता है, ये ब्लैक लेग्ड टिक के द्वारा, टिक्स टर्माइट्स होते हैं उनके द्वारा ये ट्रांसमिट किया जाता है। तो इसके बेसिस पे आप इजीली इसको मैच कर सकते थे। स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपेनोसोमा ब्रुसाई, चगास डिजीज ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई। पी का 2, क्यू का 1, पी का 2 क्यू का 1 एक ही ऑप्शन में था। आप बाकी सारी चीज़ों को इसके बेस पे एलिमिनेट कर सकते थे। एलिफेंटियासिस आप देख सकते हैं, एलिफेंटियासिस में आपका उचेरिया बोंकेप्टाई, आपका इसमें आ जाएगा लाइम डिजीज में आपका बोरेलिया बोगडेफ्री। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी आपको नॉलेज होना था, ये बेसिक सी चीज़ें हैं। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है, तो आप ज़रूर इसको करके जाइए अगले एग्जाम्स के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये अब मैंने आपको एक डिजीज़ का और टेबल दे दिया गया है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट साल्मोनेला टाइफाई। टिटनस किससे द्वारा कॉज होता है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी। स्मॉल पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट है वेरियोला वायरस। कोलेरा विब्रियो कोलेरी। कॉमन कोल्ड राइनो वायरस। प्लेग होता है यर्सीनिया पिस्टिस से। डिसेंट्री सीजेला बेसिलस। मिजल्स पैरामिक्सो वायरस। मलेरिया आपके प्लाज्मोडियम से। एलिफेंटियासिस रोचेरिया से। स्कैरिस स्केरियस लिम्ब्रिकॉइड से। सिफिलिस ट्रिपोनोमा पैलिडियम से। गोनोरिया निसेरिया गोनोरी से। पर्टोसिस बोर्डेटेला पर्टोसिस। और इन्फ्लुएंजा आपका होता है ऑर्थोमिक्सो वायरस से। उसके अलावा आपको कुछ डिजीज़ के नाम पूछ सकते हैं, और ये बैक्टीरियल हैं या वायरल है भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज़ के नाम हैं, वायरल डिजीज़ के भी नाम मैंने दे रखे हैं। फंजाइट के डिजीज़ पॉजिटिव एजेंट ये सारी दिए हुए हैं। प्रोटोजोआ से रिलेटेड डिजीज़, एलिमेंट्स से रिलेटेड डिजीज़ ये आपको दिए गए। तो आप ये दोनों टेबल जरूर करके जाइएगा, मे बी अगले एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है इससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हो जा भाई। क्वेश्चन नंबर 95। 5-7 क्वेश्चन और बचे, फिर हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 95, मैच द मॉलिक्यूल्स इन कॉलम 1 विद देयर करेक्ट प्रॉपर्टी इन फंक्शन इन कॉलम 2। तो मैंने बोला ना मैच द कॉलम वाले बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे एक साइड में कुछ एंजाइम्स के नाम दिए गए हैं या कुछ आरएनए के नाम दिए हुए हैं, इनका बेसिक आपको फंक्शन या फिर कुछ स्पेसिफिक फीचर दिया गया है, उससे आपको मैच करना है। तो मैं आपको यहाँ पे पहचानने के तरीके बता रहा हूँ। आरएनए पॉलीमरेज 1 जनरली क्या होता है, आरएनए की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो आरएनए की सिंथेसिस जहाँ भी आरएनए आपको दिखाई देगा वहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। तो आरएनए वाला एक ही टर्म दिखाई दे रहा है आपको फर्स्ट, तो क्यू का वन आपका दो ऑप्शन में है। ठीक है, ये दोनों को तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। वैसे ही आपका साई आरएनए की बात करें तो ये साई आरएनए क्या होती है, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए होती है, जिसका मेजर जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, जीन को साइलेंस करना होता है। जीन साइलेंसिंग में इनका रोल होता है। साई आरएनए का क्या होता है, जीन साइलेंसिंग में। आप देखो आर का टू इसमें नहीं था, इसी में था, तो ऑप्शन नंबर सी क्या का हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पी का 4 हो जाएगा। आर एन एस 4 क्या होगा, एक टाइप का राइबोसोम होता है। और एस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, Cas9 मीडिएटेड जीनोम एडिटिंग। यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। आरएनएस भी क्या होता है, एक टाइप का राइबोसोम। राइबोसोम मतलब ऐसे बोलते हैं ऐसा आरएनए होता है जिसके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोजाइम के नाम से जानते हैं। और ये टी आरएनए को प्रोसेस करने में काम आता है। ठीक है, वैसे ही आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है, उसका काम क्या होता है, आरएनए की सिंथेसिस करना होता है। ये देखिए आरएनए पॉलीमरेज 1, ये 5.8 आरएनए 18 और 28 टाइप के आरएनए की सिंथेसिस करता है। साई आरएनए स्मॉल इंटरफियरिंग नाम से ही इंटरफियरिंग कर रहा है, तो जीन को साइलेंस करने में ये काम करता है बाय डिग्रेडिंग एमआरएनए। गाइड आरएनए क्या करता है, कास्ट9 एंजाइम या क्रिस्पर कास्ट9 जीनोम की एडिटिंग में इन्वॉल्व होता है। तो ये आप लोग इतनी चीज़ें याद रख सकते थे। यहाँ पे एक टेबल मैंने और दी गई है, क्योंकि ये टेबल से भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज के नाम दिए गए हैं, जो कि बेसिकली यूकैरियोट्स की केसेस में दिए गए हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, कौन सा पॉलीमरेज किस टाइप के आरएनए की सिंथेसिस करता है वो आपको याद रखना है। तो जितने भी टाइप के आरआरएनए हैं, केवल 5s आरएनए को छोड़कर 5s आरआरएनए की सिंथेसिस आरएनए पॉलीमरेज थर्ड करता है। बाकी जितने भी टाइप के आरआरएनए हैं सबकी सिंथेसिस करने वाला आरएनए पॉलीमरेज 1 है। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड आपका जितने भी स्पेशल टाइप के आरआरएनए हैं, चाहे वो एसएनओ आरएनए हो या फिर नॉन कोडिंग आरएनए हो, माई आरएनए हो, साई आरएनए हो, एलएनसी आरएनए हो, एसएन आरएनए हो, ये सारे आरएनए कौन बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 बनाता है। और आरएनए पॉलीमरेज 3 आपके ट्रांसफर आरएनए बनाएगा, और जो बचा हुआ 5s आरएनए है उसको बनाएगा, और एसएन आरएनए के कुछ पोर्शंस को भी ये बनाने में इन्वॉल्व होता है। तो ये भी टेबल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एक इन्फॉर्मेशन और यहाँ से आप कैरी कर सकते हैं और आपने आगे एग्जाम्स में इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, गाइड आरएनए का रोल आपका Cas9 क्रिस्पर में भी होता है, ये आप याद रखिएगा। इस क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, what would be the number of genotypes and phenotypes respectively from a cross between genotypes AABBCD and ABBCD, assume independent assortment and simply dominant recessive relationship। आपको पता है मेंडल्स ने अपने लॉ दिए थे जिसमें उन्होंने 7 कैरेक्टर्स के बेसिस पे पढ़ा था। तो उन्होंने कोई भी आप लोग नॉर्मल क्रॉस देखते हैं, कोई भी एक डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट है, इनका होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस किया गया, तो इसका एक गैमिट बनेगा ये और इसका एक गैमिट बनेगा ये। तो इनसे कैसे ऑफस्प्रिंग बनेंगे, ऐसे बनेंगे। ठीक है, अब इसकी बीच में अगर हम लोग सेल्फिंग कराएं मतलब उसी से हम लोग क्रॉस कराते हैं, तो इसके भी दो ऑफस्प्रिंग है, तो इसका इसके साथ होगा और इसी का इसके साथ भी होगा। तो ये क्या बनाएगा, ए बनाएगा, यहाँ पे ए बनाएगा, और ये दो, ये स्मॉल ए यहाँ पे आ जाएंगे, और ये कैपिटल ए और कैपिटल ए भी आपस में मैच कर जाएंगे। तो आपको कैसा स्ट्रक्चर दिखता था, आपको दिखाई देता था कैपिटल ए एक बनता था, दो आपके क्या बनते थे, कैपिटल ए स्मॉल ए बनते थे, और स्मॉल ए आपके एक बनते थे। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, 1:2:1, जिसको हम लोग मेंडल का जीनोटिपिक रेशियो या जीनोटाइप रेशियो बोलते थे। ठीक है, जीनोटाइप रेशियो। और इसमें कैरेक्टर आपको दो ही शो होते थे। इसमें क्योंकि ये डोमिनेंट था तो ये इसको क्या कर देता था, सप्रेस कर देता था। तो ये अगर सपोज करो रेड कलर के लिए शो करता है तो ये भी रेड कलर के ही शो करेगा, और ये वाला वाइट कलर को शो करेगा। ठीक है, टोटल रेसेसिव होगा तो वाइट कलर, और बाकी डोमिनेंट हेट्रोजाइगोट्स होगा या होमोजाइगस डोमिनेंट होगा तो दोनों कंडीशन में रेड कलर। तो इसके फिनोटाइप दो ही थे। फिनोटाइप क्या थे, दो थे, यहाँ पे लिखता हूँ।
फिनोटाइप इसके 2 थे, फिनोटाइप 2 थे, और जीनोटाइप क्या थे इसके, जीनोटाइप था इसका 1:2:1, तो ये 3 तरीके का था, ठीक है, ये 2 तो एक ही तरीके के हो जाएंगे, तो टोटल में 3 फिनोटाइप थे। तो यहाँ पर भी क्या किया गया है, आपको एक जीनोटाइप दे दिए गए हैं और इनके जीनोटाइप और फिनोटाइप का कितना कितने हमको मिलेंगे ये आपको पता करना है, और कंडीशन दिया गया है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होना है, मतलब मेंडल का नियम फॉलो होगा, उसके अलावा यहाँ पे सिंपल डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप होगा, तो इसके बेस पे आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। अलग अलग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखना है तो अलग अलग जीन को लेंगे। सबसे पहले ए जीन की बात करते हैं, तो इसमें और इसमें क्रॉस होना है, इन दोनों में क्रॉस होना है। हमको क्रॉस कैसे करना है, ऐसे करना है, ए बी बी सी सी कैपिटल डी स्मॉल डी का क्रॉस होगा किससे, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल डी। अब इनसे क्रॉस करने के बाद हमें जो ऑफस्प्रिंग मिलेंगे, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है तो एक जीन को एक बार लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जीन हमने लिया ए के लिए, तो ए का कैसे प्रेजेंट है, कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस कराएंगे हम लोग, इधर भी कैपिटल ए और स्मॉल ए से। तो यहाँ पर आपको रिजल्ट कैसे मिलेंगे, आपको 2 कैपिटल ए मिलेंगे, एक कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, और यहाँ पर आपको स्मॉल ए। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, सेम वैसा कंडीशन जैसे मैंने अभी करके बताया आपको। 3 यहाँ पे आपको क्या मिल रहे हैं, जीनोटाइप मिल रहे हैं, 3 जीनोटाइप मिल रहे हैं और 2 फिनोटाइप मिल रहे हैं। ये देखिए 3 जीनोटाइप मिलेंगे और प्लस 2 फिनोटाइप मिलेंगे, 2 फिनोटाइप, ठीक है। सेम अगला है क्या आपका, कैपिटल बी, यहाँ पर भी कैपिटल बी। तो अब क्रॉस कराते हैं इनका, कैपिटल बी का क्रॉस कराएंगे, कैपिटल बी, तो दोनों होमोजाइगस है, तो ये भी क्या बनेगा आपका, कैपिटल बी बनेगा। मतलब एक ही टाइप का जीनोटाइप होगा और एक ही टाइप का क्या होगा, फिनोटाइप होगा। तो 1 जीनोटाइप एंड 1 फिनोटाइप, ठीक है, 1 फिनोटाइप। अगले केस में देखें तो कैपिटल से स्मॉल सी, कैपिटल से स्मॉल सी, तो सेम ये कंडीशन है। तो यहाँ भी क्या बनेंगे आपके, 3 जीनोटाइप बनेंगे और 2 क्या बनेंगे आपके, फिनोटाइप बनेंगे। अगले में भी सेम कंडीशन है, यहाँ भी क्या बनेगा, 2 फिनोटाइप और 3 जीनोटाइप बनेगा। तो आपको टोटल आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप कितना कितना होगा ये निकालना है। तो टोटल जीनोटाइप कैसे निकालते हैं, जितने भी जीनोटाइप्स हैं उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो और जितने भी फिनोटाइप्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे टोटल में जीनोटाइप कितने हैं, टोटल में जीनोटाइप 3, पहले वाले का, दूसरे वाले का 1, तीसरे वाले का 3 और चौथे वाले का भी 3। तो आपको कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। तो 27 टाइप के आपके क्या हो जाएंगे, जीनो टाइप हो जाएंगे, ठीक है। आप इतने ही बेसिस पे आप आंसर कलेक्ट कर सकते थे, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हैं वो मैच नहीं खाती। 8 आपके फिनोटाइप होंगे, कैसे हैं उसको भी काउंट कर लेते हैं। पहले वाले का 2 फिनोटाइप, पहले वाले का 2 फिनोटाइप लिख लिया हमने, मल्टीप्लाइड बाई दूसरे वाले का 1 फिनोटाइप, फिर तीसरे वाले का फिर से 2 और चौथे वाले का फिर से 2, ठीक है। तीसरे का 2, चौथे का 2, 2 इंटू 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। तो 8 क्या होंगे, फिनोटाइप होंगे, 8 आपके क्या होंगे, फिनोटाइप होंगे, ठीक है, फिनोटाइप। ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे आपको इसको सॉल्व करना था। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। आप लोग को नॉर्मल पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करना है या इन नॉर्मल क्रॉसिंग के नियम पता होने थे, आप इसको इजीली कर सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। Nucleosomes are made up of DNA and histones. Histones undergo various kinds of modification by different groups of proteins. They are known as histone writers, readers, erasers. Which of the following is our histone writers? तो देखो न्यूक्लियोसोम एक स्ट्रक्चर होता है, आप लोग को पता होगा। जैसे आप जब क्रोमोसोमल रीमॉडलिंग या फिर क्रोमेटिन रीमॉडलिंग पढ़ते हैं तो हमारा जो डीएनए होता है वो 2 फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, या तो ओपन फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है या तो क्लोज फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। मतलब जहाँ पास भी कंडेंस होगा वो क्लोज होता है, जिसको हम लोग हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। और इस फॉर्म में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स या डीएनए के चारों ओर क्या होते हैं आपकी हिस्टोन प्रोटीन बाइंडेड रहते हैं, जिससे कि हमारा प्रोमोटर रीजन या फिर रीडिंग फ्रेम क्लोज रहता है और उसका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं हो पाता। और जो ओपन रीजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं
यूक्रोमेटिन, और यहाँ पे क्या होते हैं आपके मतलब आपके जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो बाइंडेड नहीं होते। तो कोई भी जीन ऑन है या ऑफ है वो डिपेंड करती है उसके किस फॉर्म में प्रेजेंट है, या तो हेट्रोक्रोमेटिन है या तो यूक्रोमेटिन है। हेट्रोक्रोमेटिन होगी मतलब इनएक्टिव होगी, और यूक्रोमेटिन है मतलब वो क्या होगी, एक्टिव फॉर्म में होगी। तो यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट होने के लिए उसको हिस्टोन प्रोटीन को रिमूव करना होता है, और यूक्रोमेटिन से हेट्रोक्रोमेटिन में कन्वर्ट करने के लिए उसको हिस्टोन प्रोटीन का ऐड करना होता है, हिस्टोन प्रोटीन का एडिशन करना होता है। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशंस बोलते हैं, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के नाम से जानते हैं, जिससे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब जीन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो 3 कैटेगरी होती है हिस्टोन के रिस्पेक्ट में देखें तो हिस्टोन को 3 तरीके से रिस्पॉन्ड किया जा सकता है। हिस्टोन के कुछ राइटर्स होते हैं, ठीक है, राइटर्स, इसके मतलब क्या होते हैं मैं बताऊंगा। कुछ रीडर्स होते हैं एंड कुछ इरेजर्स होते हैं, ठीक है, राइटर, रीडर्स एंड इरेजर। राइटर्स मतलब क्या करते हैं, कुछ हेट्रोक्रोमेटिन को यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट करते हैं, मतलब हिस्टोन पे क्या करेंगे, कुछ एसिटाइल ग्रुप वगैरह ऐड कर देंगे या मिथाइल ग्रुप वगैरह ऐड करेंगे। ऐड करने वाले मतलब कोई भी चीज़ को, ग्रुप को ऐड करने वाले जो आपके एंजाइम्स हैं वो हिस्टोन राइटर्स की कैटेगरी में आते हैं, जैसे हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज, हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके राइटर्स हो जाएंगे। रीडर्स में क्या होते हैं, ऐसे जो कि डीएनए को मॉडिफाई करते हैं, ना कि हिस्टोन को। हिस्टोन में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये डीएनए को मॉडिफाई करेंगे, जैसे हिस्टोन डी एसिटाइलेज। हिस्टोन डी एसिटाइलेज ये क्या होता है, हिस्टोन रीडर की तरह काम करता है। और हिस्टोन इरेजर्स में क्या होते हैं आपके, हिस्टोन इरेजर्स में आपके होते हैं जो इरेज करते हैं, कोई चीज़ को रिमूव करने वाले होते हैं, मतलब जैसे मिथाइल को रिमूव करने वाला मिथाइल डी मिथाइलेज ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं आपके 3 कैटेगरी में होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या पूछा गया था, Nucleosomes are made up of DNA and histones. Histones undergo various kinds of modification by different groups of protein. They are known as histone writers, reader, and which one of the following is are histone writer। हाँ, तो histone writer इनमें से कौन सा है वो पूछा गया था। तो यहाँ पे A और B दोनों क्या हो जाएंगे, आपके histone writer की तरह यहाँ पे काम करेंगे। आप लोग इसके बेसिस पे आपको ये नॉलेज होना था, तभी आप कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस स्लाइड में आपको दिख जाएगा। ये देखिए, आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया वही चीज़ें यहाँ पे वर्ड में लिखी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज और हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज। हिस्टोन राइटर्स क्या होते हैं, एंजाइम दैट ऐड केमिकल ग्रुप, जो भी केमिकल ग्रुप ऐड करेगा हिस्टोन पे वो हिस्टोन राइटर्स होंगे। 2 कैटेगरी आएगी, HAT और HMT। हिस्टोन इरेजर्स में ऐसे एंजाइम्स आएंगे जो कि केमिकल ग्रुप को रिमूव करेंगे, जैसे डीएसिटाइलेज और डीमिथाइलेज। उसके अलावा रीडर्स क्या होते हैं, जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं हिस्टोन मॉडिफिकेशन टू रेगुलेट क्रोमेटिन स्टेट, जैसे डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज। ये डीएनए को करते हैं, मैंने बोला ना, ये डीएनए पे करेंगे, हिस्टोन पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए एंड आंसर नंबर बी। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये तीनों कंसेप्ट आपको पता चल गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। The expression of a gene is regulated by transcription factor. Which of the following technique can be used to identify the region in its promoter where the transcription factor binds? तो इसमें ये बोला गया है कि जीन का एक्सप्रेशन है उसको कंट्रोल करने के वाला क्या होता है, फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने वाले फैक्टर को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर किसी पर्टिकुलर साइट पे जाके बाइंड होता है, तो ये उसकी बाइंडिंग हुई है या नहीं, उस बाइंडिंग को हम लोग चेक करना है, आइडेंटिफाई करना है कि बाइंडिंग हुई है या नहीं हुई है। तो उसके लिए कौन सी टेक्निक आप लोग यूज़ कर सकते थे, यहाँ पे कुछ टेक्निक के नाम दिए गए हैं। S1 न्यूक्लियस मैपिंग, क्रोमेटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन फॉलोड बाई सिक्वेंसिंग, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट से, और DNase 1 फिट प्रिंटिंग। तो इनके बारे में एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। अगली स्लाइड में देखते हैं, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या होता है ये पहले मैं बता दूं। इसके 3 आंसर होंगे, बी, सी और डी। क्यों, क्योंकि देखिए पहला बी में ऑप्शन क्या था, क्रोमेटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन चिप से ऐसे जिसको बोलते हैं, फॉलोड बाय सीक्वेंसिंग। तो
तो चिप्स एक ऐसे में क्या होता है, एंटीबॉडी की अगेंस्ट बनाए जाते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के, जिससे आइसोलेट कर सकते हैं डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस को। अगर वो बाइंड करेगा तो हमें पता चल जाएगा, हम लोग अगर उस पर कोई एंटीबॉडीज़ लगाए हैं तो एंटीबॉडी से बाइंड हुआ है नहीं हुआ है, उसके बाइंडिंग साइट को वो आइडेंटिफाई कर सकता है और हमको इससे इजीली आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। तो ये चिप्स एक ऐसे तो हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे ईएमएसए बोलते हैं इसको। ईएमएसए टेस्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग टू स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस इन विट्रो, अ शिफ्ट इन इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। तो कोई भी चीज़ अगर बाइंड होगी तो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी में चेंज आएगा, तो उस शिफ्ट को देखकर हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड किया है या नहीं बाइंड किया है, ठीक है। तो ये हम लोग ज़रूर पता लगा सकते हैं, भले ही एग्जैक्ट उसका लोकेशन ज़रूर पता ना लगा सकें, बट बाइंडिंग हुई है या नहीं हुई है ये आप ज़रूर पता लगा सकते हैं। डीएनएस वन की बात की जाए, दिस टेक्निक आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट बाइंडिंग साइट ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर with DNase 1 digestion is performed, DNA bound to the transcription factor region protected by the digestion indicate where the transcription factor bind। तो DNase 1 का हम लोग क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। DNase 1 क्या करता है आपका, DNase 1 आपका डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। तो अगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर किसी रीजन पे बाइंड किया है तो वो रीजन क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, बाकी रीजन क्या हो जाएंगे, डाइजेस्ट हो जाएंगे। तो इसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड हुआ या नहीं हुआ है। तो ये तीनों ऑप्शंस हो सकते थे, हालांकि आपके आंसर की में दो आंसर लिए गए हैं, बी और डी। तो मेरे ख्याल से ये आंसर है वो आपको चैलेंज कर सकते हैं, बी एंड डी इसका आंसर आपके उसमें दिया हुआ है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बी सी डी तीनों आंसर हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी सबका दिया हुआ है और उसके बेसिस पे ये तीनों ही आंसर हो गए। तो ये आप चैलेंज कर सकते हैं, जिसको भी चैलेंज करना हो, जब चैलेंज की आपका पोर्टल ओपन होगा आप लोग चैलेंज कर सकते हैं। और S1 न्यूक्लियस की बात करें जो कि फर्स्ट ऑप्शन था, ये बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट में जाके बाइंड करता है या उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की बाइंडिंग साइट्स के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। तो इसके तीनों आंसर हो जाएंगे, चिप्स ए कैसे, EMSA एंड DNase 1 फुटप्रिंटिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, which of the following animals in India are included under critically endangered threat category as per the red data list IUCN। तो IUCN क्या होता है आपको पता होगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्या करता है, ये सारे ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट हो या फिर क्या हो, एनिमल हो, इनको कैटेगरी में बांटता है उनके नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म या उनके थ्रेटन के बेसिस पे, उसको कितना हार्म है या उनके नंबर्स कंटिन्यू डिक्रीज हो रहे हैं कि स्टेबल है, उसके बेसिस पे। तो ये तीन चार कैटेगरी में बांटता है। पहले तो एक्सटिंक्ट की कैटेगरी आती है, एक्सटिंक्ट जिसमें ऐसे स्पीसीज आते हैं जो कि ख़त्म हो चुके हैं, पहले इन्वायरमेंट में रहते थे लेकिन अब उनके स्पीसीज के कोई भी लिविंग स्पीसीज हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो वो एक्सटिंक्ट कैटेगरी में आते हैं। फिर इसके बाद क्रिटिकली इंडेंजर्ड आते हैं, मतलब संकटग्रस्त बोलते हैं इसको। ये इनका नंबर क्या होते जा रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण या इन्वायरमेंटल चेंजेस के होने के कारण इनका नंबर क्या हो रहा है, कंटिन्यूली डिक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। और फ्यूचर में इनके ख़त्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा इंडेंजर्ड आते हैं जिसको थोड़ा कम खतरा होता है, बाकी ये भी क्या होते जा रहे हैं, कंटिन्यूली डिक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। इन कंपेरिजन टू क्रिटिकली इंडेंजर्ड ये कर्म डिक्रीज हो रहे हैं, ये है। उसके अलावा आपके आते हैं वल्नरेबल। वल्नरेबल में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनका नंबर बराबर है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। फिर आपका उसके बाद आता है लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न में आपके क्या होते हैं, जिन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, उनके नंबर्स क्या हैं, स्टेबल है, इंडीड बढ़ रहे हैं उनके नंबर। तो ये इतने कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे आपको ये दो ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं, नाम दफा फ्लाइंग स्क्वायरल और इंडियन राइनोसोरस, ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इन इंडिया आर इंक्लूडेड अंडर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्रिटिकली इंडेंजर्ड की स्पीसीज की कैटेगरी में कौन से दो स्पीसीज हैं इंडिया में जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं, तो ये नाम दफा फ्लाइंग स्क्वायरल और इंडियन राइनोसोरस, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ जाएंगे। बाकी जो आपके वल्नरेबल की कैटेगरी में आपके आते हैं वो है कलर्ड लियोपार्ड, आपके किस में आ जाएंगे, वल्नरेबल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी सॉरी एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। इंडियन राइनोसोरस है वो वल्नरेबल है, कलर्ड लियोपार्ड है वो भी वल्नरेबल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एन सी। एक मिनट मैं इरेज कर लेता हूँ, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया।
ऑप्शन नंबर ए एंड सी, निकोबार श्रिव और इंडियन फ्लाइंग स्क्वेरल्स। ये क्या है आपके, ये हैं आपके क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो ये नाम दफ़ा, फ्लाइंग स्क्वेरल और आपका क्या हो जाएगा निकोबार श्रिव। बाकी जो आपके कलर्ड लियोपार्ड और राइनोसोरास हैं वो आपके किसके कैटेगरी में आ जाएंगे, वल्नरेबल की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इसका आप लोग टेबल IUCN का डेटा निकाल लीजिएगा। और कुछ एक एनिमल्स जो कि फेमस है इंडिया में, जिनको अभी अभी क्रिटिकली इंडेंजर्ड या फिर इंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाला गया है, जैसे गंगास डॉल्फिन है, ये सारी चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, एक बार गो थ्रू करके जा सकते हैं। एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। इसका अगले स्लाइड में मैंने एक टेबल आपको दे रखा है, उससे आप कर सकते हैं। ये देखिए आपको एक टेबल में यहाँ पे मैंने उसका क्लासिफिकेशन बताया कि एक्सटिंक्ट होता है, फिर एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड होता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड होते हैं, थ्रेटन्ड, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटन एंड लीस्ट कंसर्न। तो ये इनका जो नंबर है वो इस हिसाब से बढ़ते जाता है, ठीक है। इनके नंबर सबसे कम दिखेंगे या ना के बराबर 0 रहेंगे और इनके नंबर इंक्रीज दिखते हैं, ठीक है। आपको ये आपको कुछ कुछ दिए गए हैं, जैसे कुछ कुछ नाम यहाँ पे दिया हुआ है। साइंटिफिक कॉमन नेम जनरली पूछता है। वल्चर होते हैं वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग देख सकते हैं, जैसे डार्टर है वो नियर थ्रेटन के अंदर में आएगा। ब्लैक नेक्ड स्टॉर्ड है ये भी नियर थ्रेटन के अंदर में आएगा। रेगनेल फॉल्कन है ये भी लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आएगा। तो इसके बेसिस पे आप और भी डेटा IUCN की वेबसाइट पे जाके ऑफिशियल डेटा पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम से पहले, ताकि आपको एक्चुअल डेटा याद रहे, ठीक है, क्योंकि ये जो डेटा है वो चेंज होते रहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 100। चलो सेंचुरी पूर गई। इसके बाद 3 क्वेश्चन और है, फिर आपका जियोलॉजी का पूरे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। Question number 100. Which of the following statement in relation to cell movement during gastrulation in sea urchin is are correct? ये भी आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी से क्वेश्चन है। इसमें आप लोग को पता होगा सबसे पहले मोरूला होता है, ठीक है। मोरूला के बाद आपका आता है ब्लास्टूला। ब्लास्टूला के बाद आपका आता है गैस्ट्रूला, जिसको आप गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। और इसी गैस्ट्रूला के बाद 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है और इन्हीं 3 जर्म लेयर से सारे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये इस टाइम पे क्या होता है, सेल्स का मूवमेंट होता है। तो इसी गैस्ट्रुलेशन के टाइम के मूवमेंट्स के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कुछ कुछ जैसे अलग अलग टाइप के मूवमेंट होते हैं, जैसे डीलेमिनेशन, इन्वोल्यूशन, जैसे डीलेमिनेशन, इनग्रेशन, इन्वोल्यूशन, इन्वेजिनेशन। तो इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो करेक्ट है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे 3-4 टर्म्स दिए, इन चारों के मीनिंग आपको पता होने चाहिए। तो इसमें मैंने मीनिंग रख चुके हैं कि इन्ग्रेशन क्या होता है। इसमें आपको ये इन्वेजिनेशन वाला एटलीस्ट ये तो पता होगा इन्वेजिनेशन, क्योंकि आर्केंट्रॉन जब भी बनती है एंडोडर्म का फॉर्मेशन करती है और वो क्या होता है, इन्वेजिनेशन होता है। तो इन्वेजिनेशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द एंडोडर्म। तो आपका डी ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो एक तो ये है, देखिए इसमें लिखा है उसी का, द वेजाइटल प्लेट बेंड्स इनवर्ड फॉर्मिंग द आर्केंट्रॉन प्रिमिटिव गट, जो कि गट बनाएगा और गट का फॉर्मेशन किससे होता है, एंडोडर्म से होता है। तो इसके बेस पे आपका ऑप्शन नंबर डी तो करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा इनग्रेशन जो डेफिनेशन है वो भी सही है। इनग्रेशन में क्या होता है, जो डेवलपिंग ये मीजोडर्म्स होते हैं, इनमें सेल्स क्या होते हैं, इंग्रेस कर जाते हैं अंदर की ओर और किसका फॉर्मेशन करते हैं, मीजोडर्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपका बी और डी दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे। ए और सी का डेफिनेशन अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे इनमें एंडोडर्म का फॉर्मेशन क्योंकि इन्वेजिनेशन से होता है तो डीलेमिनेशन नहीं होगा, और इन्वोल्यूशन अंदर की ओर मूवमेंट होता है, इससे एक्टोडर्म तो नहीं बनता। तो आपका इसके बेसिस पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी। इसके दोनों आंसर आपके आंसर की में भी यही दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपका बी एंड डी करेक्ट हो जाएगा। और बी इसके अगले वाले स्लाइड में मैंने इसका डायग्राम भी रखा हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए आपको टोटल में 4 चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं, जो चारों टर्म्स आपने देखे। इनवेजिनेशन में क्या हो रहे हैं, सेल अंदर की ओर मूव कर रहे हैं और यही आर्केंट्रॉन कैविटी जो कि गट है, गट बनाएगी फ्यूचर। और इस गट किससे बनती है, एंडोडर्म से बनती है। तो एंडोडर्म के फॉर्मेशन में इन्वेजिनेशन होता है। इन्वोल्यूशन में सेल्स क्या होती हैं, अंदर की ओर मूव करके एक लेयर बना देते हैं अपने ही सेल के ऊपर, पुराने सेल के ऊपर, इसको हम लोग बोलते हैं इन्वोल्यूशन। डीलेमिनेशन में क्या होता है, सेल्स अंदर की ओर एक लेयर फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है, अपने ही सेल के ऊपर एक लेयर बना लेते हैं। लेकिन ये इन्वोल्यूशन से अलग होता है, ठीक है, इसमें सेल इंग्रेस करके जाते हैं। और फिर ये एपीबोली होती है जिससे बाहर की ओर सेल्स फॉर्म कर जाते हैं।
तो ये कुछ टर्म्स थे। और इसके अलावा इनग्रेशन के केस में देखें तो इनग्रेशन में भी आपको सेल्स ऐसे मूव करते दिखाई देंगे अंदर की ओर, ठीक है, ऐसे अलग होके आते हैं, वो ऐसे जुड़े हुए नहीं रहते, तो उसको इनग्रेशन बोलते हैं। तो ये टर्म्स आप लोग जरूर एक बार, डेवलपमेंटल बायोलॉजी से भी आजकल बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सिंपल टर्म्स आप लोग देख के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स इज आर कॉज्ड बाय ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन। सॉरी। तो आपको कुछ डिजीज के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, तो इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट से होने वाले कोई डिजीज इसमें से कौन से हैं। बेसिकली क्या होता है आपका, कोई भी अमाइनो एसिड होती है वो तीन चीज़ों से कोड होती है, तीन नाइट्रोजिनस बेसिस के मिक्सअप से, जिसको हम लोग तीन न्यूक्लियोटाइड का मिक्सअप या कोडॉन, ट्रिपलेट कोडॉन के नाम से जानते हैं। यही क्या करती है, किसी भी अमाइनो एसिड को कोड करती है। तो कई बार क्या होते हैं, सेम टाइप के जो कोडॉन्स होते हैं वो बहुत बार प्रेजेंट होते हैं किसी चैन में, आपस में एक ही पास में बहुत सारे ए यू जी ऐसे होंगे। तो इससे क्या होता है, कोई डिजीज कॉज होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन डिजीज बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ फेमस टाइप के डिजीज जैसे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, अगर सी जी जी का कंटिन्यू रिपीट देखने को मिल रहा है तो उसको फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम बोला जाता है। अगर सी ए जी का रिपीट देखने को मिला तो हंटिंगटन डिजीज हो गया जाएगा। जी ए का रिपीट देखने को मिला तो फ्रेडरिक एटेक्सिया हो जाएगा। सी टी जी की अगर रिपीट देखने को मिले तो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें से आपको यहाँ पे दो ऑप्शन तो क्लियरली दिख रहे थे, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। बाकी बीटा थैलेसीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस अलग अलग टाइप के डिजीज़ हैं। ये कैल्शियम या क्लोरीन से रिलेटेड है, ये आपका डिजीज़ है जिसमें एब्जॉर्प्शन क्लोरीन वगैरह का रीअब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पाता, जिसके कारण कुछ इश्यूज होते हैं। बाकी इसमें जो हंटिंगटन और फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम है वो आपके किससे किससे होते हैं, देखिए ये हंटिंगटन डिजीज़ है वो आपका होता है सी ए जी रिपीट से, और फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम सी जी जी रिपीट से होता है, उसी पे यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो ये चीज़ें भी आजकल पूछी जा रही हैं, तो ये चीज़ें भी आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा। इसके अलावा आप लोग पर्टिकुलर टाइप के सिंड्रोम्स वगैरह पढ़ के जाइए, कौन से टाइप के सिंड्रोम को, जैसे क्राइडू चैट सिंड्रोम क्या होता है, किस टाइप के क्रोमोसोम के कौन से आर्म पे चेंज होने पे ये होता है ना, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ये सारे टाइप के सिंड्रोम्स भी आप देख के जाइए, और इनका जेनेटिक मैकअप कहाँ पे चेंज होता है ये भी देख के जाइए। अगले एग्जाम्स में मे बी मैच द प्रॉब्लम वगैरह में ये पूछते हैं। लास्ट के दो क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से इनको कंप्लीट करते हैं। एक मिनट, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, एक कलर अब पसंद नहीं आ रहा, ग्रीन करते हैं चलो। The mother and the father of 5 children are carriers heterozygous of an autosomal recessive allele that cause cystic fibrosis. The probability of having exactly 3 normal children among 5 is। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन दिया गया है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया, प्रोबेबिलिटी में ये है कि मदर फादर हैं, ठीक है, जिनके 5 बच्चे हैं, ठीक है, जिस जो कि कैरियर्स हैं, ठीक है, कैरियर्स मतलब हेट्रोजाइगोट्स हैं, ऐसे फॉर्म में प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये आपके क्या है, मदर फादर हैं जो कि हेट्रोजाइगोट्स हैं, किसी भी डिजीज़ के लिए कैरियर्स हैं। कैरियर्स कब होते हैं, जब कोई डिजीज़ क्या हो, रेसेसिव कंडीशन में हो। यहाँ पे लिखा भी है ऑटोसोमल रेसेसिव एलील है, मतलब डिजीज़ कौन से कंडीशन में होगा, इस कंडीशन में डिजीज़ होगा, बाकी चाहे ऐसा रहे या फिर ऐसा रहे, ये क्या हो जाएंगे, सॉरी ऐसा रहे या ऐसा रहे, ये क्या हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे, ठीक है, हेल्दी कंडीशन में हो जाएंगे। क्योंकि अगर दोनों रेसेसिव कॉपी होगी तभी डिजीज़ क्या हो पाएगा, विजिबल हो पाएगा। तो ऐसे कपल्स की मैरिज हुई और उसके 5 बच्चे हैं, ठीक है, 5 बच्चे हुए उसके, जिसमें से सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज़ है, रिसेसिव एलील के कारण होती है। तो इसमें से प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एग्जैक्टली 3 नॉर्मल चिल्ड्रन अमॉन्ग 5। तो 5 बच्चों में से 3 बच्चे नॉर्मल हो जाएं, ठीक है, मतलब उनको कोई, मतलब ये कौन से जीनोटाइप वाले हो जाएंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, या फिर कैपिटल ए वाले हो जाएं। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है हमको पूछा गया है, क्योंकि डिजीज़ किस कंडीशन में होगा, इसी कंडीशन में होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक फार्मूला लगा देना है, उसके बेसिस पे आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते थे, जिसका फार्मूला है पी एक्स इज इक्वल टू एन सी आर, या पी आर ऐसे लिख सकते हैं इसको, इंटू पी का पावर आर इंटू क्यू का पावर एन माइनस आर। ये आपको ये फार्मूला है, इस फार्मूले के बेसिस पे आप इसको कॉम्बिनेशन का एक फार्मूला आपको और लगाना पड़ेगा, जहाँ पे एन सी आर इज इक्वल टू क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस
आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये इसका टिपिकल फार्मूला होता है। तो इसके जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे और p के पावर पे r, p क्या है यहाँ पे, p इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ एनी ट्रायल, किसी भी ट्रायल के सक्सेस को बता रहा है। और r क्या है वहाँ पे, r की प्रोबेबिलिटीज़ को बता रहा है। मतलब यहाँ पे c क्या है आपका, कम्बिनेशन है, कम्बिनेशन बता रहा है, कम्बिनेशन। एन क्या है आपके, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम या ट्रायल बोल सकते हैं, आउटकम या ट्रायल, ये क्या हो जाएंगे 5, क्योंकि 5 बच्चे हैं, ठीक है। और आर क्या हो जाएगा आपके फेवरेबल, आपको कितने चाहिए, मतलब आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 3 नॉर्मल होने चाहिए, ठीक है। तो आपकी एन की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, आर की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 3 हो गई। तो अब बस आपको फार्मूले में लगाना है तो आपका आंसर आपका आ जाएगा। तो इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करते हैं। आपको तो वैल्यूज़ पता चल गई, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन मैंने नेक्स्ट स्लाइड में शायद रखा हुआ है, देखते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें इसमें दिखाइए, यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, पी आर सक्सेस इजकल टू एन सी आर इंटू पी का पावर आर क्यू माइनस आर। वहाँ पे जो सेम फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी का वो था। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे ये कपल्स हैं, हेट्रोजाइगोट्स हैं, ये ऐसे कपल्स हैं। अब इनके बच्चे होंगे, तो बच्चे कैसे होंगे भैया, एक बच्चा होगा उसके पास कैपिटल ए कैपिटल होगा, दो बच्चे होंगे उसके पास कैपिटल ए स्मॉल ए, और एक बच्चा होगा वो क्या होगा, डिजीज़ होगा। तो डिजीज़ होने के चांसेस क्या हैं, 1/4 है, जिसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो डोमिनेंट है उसको पी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डोमिनेंट कितने हैं, 3 हैं, तो मतलब 3 बच्चे हेल्दी होंगे, तो 3/4 इसकी प्रोबेबिलिटी और 1/4 डिजीज़ होने की प्रोबेबिलिटी। तो यही उसी को लिखा गया है, ईच चाइल्ड हैज़ 3/4 चांस ऑफ बीइंग नॉर्मल, ठीक है, एंड 1/4 चांस बीइंग अफेक्टेड बाई सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो ये आपको P और Q की वैल्यू मिल गई, P की वैल्यू आपको ये मिल गई और Q की वैल्यू आपको ये मिल गई। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में लगाना है। तो आपको फॉर्मूला क्या दिया था मैंने, NCR मल्टीप्लाइड बाई P का पावर R मल्टीप्लाइड बाई Q का पावर N माइनस R, ये आपका था फार्मूला। तो सबसे पहले NCR सॉल्व करते हैं। NCR में N की वैल्यू आपको 5 थी, ठीक है, N की वैल्यू क्या थी, N की वैल्यू 5 थी, और R की वैल्यू क्या थी, 3 थी। अब NCR में क्या होता है, 5C3 ऐसे लिखेंगे। तो अब इसको फार्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल एन की जगह में 5 है तो 5 फैक्टोरियल करेंगे। अब ये फार्मूला है एन माइनस आर, एन माइनस आर, तो एन क्या है 5 है, आर कितना है 3 है, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई आर फैक्टोरियल कितना है 3 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते होंगे आपको पता होगा, उसके पीछे से मल्टीप्लाई करते जाओ, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये हो गया ऊपर के लिए। अब 5 में 3 गया तो 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को 2 × 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आपके क्या बचे, 3 फैक्टोरियल और बचा है, 3 को कैसे लिखूंगा, 3 × 2 × 1 लिखूंगा, ये 3 × 2 × 1 कैंसिल, ऊपर में क्या बचा 5 चौके 20 और नीचे में क्या बचा 2, तो 2×10 20। तो जो इसकी वैल्यू है NCR की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 10 आ गई, 10। अब इंटू करके PR और Q(n−R) करना है। P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू है 3/4 का पावर, R की वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है, R की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है। अब बारी आती है Q की, Q की वैल्यू क्या है 1/4, इसका पावर में क्या रहेगा n-r, n-r की वैल्यू कितनी आई थी, n-r की वैल्यू आई थी 2, है ना, कितनी आई थी भाई, 2 ही तो आई थी क्या, 2 आई थी, तो ये आ जाएगी आपकी 2, n-r करोगे, n की वैल्यू क्या है 5 है और r की वैल्यू 3, तो 2 आ जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये सपोज कीजिए ये 10 × 3/4 का इस क्यूब करोगे तो 3 का क्यूब कितना होगा, 3 का क्यूब हो जाएगा आपका 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27, डिवाइडेड बाई आपका कितना है 4, 4 का क्यूब कितना होगा, 4 4 ज़ा 16 एंड 16 64 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, और आपका 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 4 ज़ा 16 होगा, 16। अब आपको इसको सॉल्व करना है। आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको 1 ऊपर में कुछ नहीं तो 1 लिख देता हूँ,
तो ऊपर में 7 × 27 × 10 करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 270 आ जाएगा। और नीचे में 64 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो ये आ जाएगा 1024। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.25। यही वैल्यू थी आपकी पी की। मतलब 5 में से 3 बच्चे नॉर्मल हो जाएं रिसेसिव एलील वाले डिजीज़ के कंडीशन में, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.25 होगी, या फिर इसको आप बोल सकते हैं 1/4 होगी। ये आप उसको निकाल सकते हैं, 0.25 मतलब 1/4 होगी। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने उसी को सॉल्व करके बताया है। Pn=5 है, R=3 क्यों है ये भी लिखा है, P की प्रोबेबिलिटी ऐसी क्यों है, ये क्यों है, सब है। उसके बाद ये फार्मूला में मैंने लगाया, फार्मूला में लगाने के बाद ये वैल्यूज़ आपको यहाँ पे विजिबल हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद ये मैंने सॉल्यूशन उसका रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो इस फॉर्मूले को बस याद रखिए। 2 फार्मूला आपको याद रखना है, एक तो ये वाला फार्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ये वाला फार्मूला, ठीक है। ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है, और उसके लिए इसकी वैल्यू चाहिए तो इसकी वैल्यू के लिए ये फार्मूला याद रखिए। बाकी आप लोग उसमें वैल्यूज पुट कीजिए, आपके आंसर्स इजीली आ जाएंगे। आई थिंक ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। फिर आज की क्लास खत्म करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 103, एन एंजाइम विच अलाउज विच फॉलोज Michaelis Menten इक्वेशन catalyzes the reaction A to B when enzyme and substrate concentration are 15 nanometer and 10 micrometer respectively. The reaction velocity is 5 micrometer second inverse. If the Km of the substrate A is 5 micrometer, the kinetic efficiency of the enzyme will be। तो यहाँ पे आपको काइनेटिक एफिशिएंसी निकालनी है कुल मिला के। और काइनेटिक एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको के कैट की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। के कैट ऑब्लिक के एम की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। और के कैट की वैल्यू आप लोग पता होने के लिए आपको वी मैक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको वी मैक्स निकालना पड़ेगा। तो वी मैक्स निकालने के लिए Michaelis Menten इक्वेशन ये फॉलो कर रहा है, तो वहाँ से वी मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी। Michaelis Menten इक्वेशन क्या होता है, वी मैक्स है ना, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन यहाँ पे होती है के एम की वैल्यू पर्स होती है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं अगले स्लाइड्स में। इसका सॉल्यूशन मैंने वहाँ पे रखा हुआ है रेडीमेड, तो क्योंकि पूरा सॉल्व करूँगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन अगले स्लाइड में देखते हैं, इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये देखिए मैंने अपना सोल्व करके रखा है। तो यहाँ पे Michaelis Menten इक्वेशन के अकॉर्डिंग वी मैक्स इज इक्वल टू होता है Michaelis Menten इज इक्वल टू होता है वी मैक्स सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन के एम एस, ठीक है। फिर उसके बाद एक मिनट ये वाला कर लेते हैं। ये आपका वी मैक्स रेड हो जाएगा। वी मैक्स सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के एम प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तो आपको वैल्यूज़ वहाँ पे दी गई हैं। वी की वैल्यू दी गई है 5 माइक्रोमीटर सेकेंड इनवर्स वेलोसिटी में दी गई है। ई की वैल्यू मतलब एंजाइम का कंसंट्रेशन कितना है वो वैल्यू दी गई है 15 नैनोमीटर में। तो सबको एक यूनिट में चेंज करना है, तो मोलर में चेंज करेंगे तो इसको 10⁻⁹ से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि नैनोमीटर और मीटर के बीच में जो वो होता है रिलेशन होता है 10⁹ का होता है। वैसे ही सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 10 माइक्रोमीटर, तो इसको भी मोलार में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻6 आ जाएगा। फिर केम की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 5 माइक्रोमीटर दी गई है, तो इसको भी आप मीटर में चेंज करेंगे तो आपको कितनी आ जाएगी 5 × 10⁻6 मोलर आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, वी मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपको सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन पता है और के एम की वैल्यू पता है, तो आप सबस्ट्रेट और के एम का वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे वी मैक्स आपको मिल जाएगा। ये देखिए वी की वैल्यू कितनी थी आपकी न्यू की वैल्यू थी आपकी 5, तो न्यू की वैल्यू ये ऊपर में दी गई थी तो 5 रख दिया। वी मैक्स को हमको पता लगाना है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कितना था 10 था, तो ये हमने 10 रख दिया। फिर नीचे में के एम की वैल्यू 5 थी, ये 5 रख दी, और ये 10 की वैल्यू थी यहाँ पे 10 रख दी। तो इसके बाद अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 10 मैक्स हो जाएगा। अब वी मैक्स को इधर लाएंगे तो ये 5 से 5 इधर रहेगा, 5 वी मैक्स हो जाएगा, और 10 क्या हो जाएगा नीचे में आ जाएगा, 15 ऊपर में चला जाएगा। इसको आप पक्षांतर करके देख लीजिएगा।
अब 5 क्या हो जाएगा, 1 टाइम इसमें कटेगा, 2 टाइम्स यहाँ पे जाएगा, 5 दूनी 10, और ये 2 15 से कटेगा 7.5 में, तो ये 7.5 क्या हो जाएगी, वी मैक्स की वैल्यू हो जाएगी। और वी मैक्स की वैल्यू हमको क्यों चाहिए थी, क्योंकि हमको क्या कैलकुलेट करना था, के कैट कैलकुलेट करना था। और के कैट क्यों कैलकुलेट करना था, क्योंकि हमको क्वेश्चन में ही बोला है काइनेटिक एफिशिएंसी हमको कैलकुलेट करनी है, जिसके बराबर क्या होता है, के कैट अपॉन होता है हमारा वी मैक्स के। ठीक है, के कैट अपॉन के एम, ये वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। तो के कैट निकालने के लिए हमने क्या निकाला, वी मैक्स निकाला, बिकॉज के कैट का फॉर्मूला क्या होता है, वी मैक्स अपॉन एंजाइम कंसनट्रेशन। तो ये वी मैक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये 7.5, बट वो किस में आई थी, वो आई थी आपकी माइक्रोमीटर में। तो माइक्रोमीटर से आपको मोलर में, माइक्रोमोलर में थी, तो माइक्रोमोलर से मोलर में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁶ से उसको मल्टीप्लाई कीजिए। एंजाइम की एफिशिएंसी हमारे पास पहले से है 15 × 10⁹, ये वैल्यू हमने रख दी। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 500 के आसपास आ जाएगी। 500 के आसपास आने के बाद अब आपको के कैट की वैल्यू मिल गई, तो आप काइनेटिक एफिशिएंसी इजीली निकाल सकते हैं। के कैट की वैल्यू 500 है, के एम की वैल्यू हमारे पास पहले से है, कितनी है, 5 × 10⁻⁶ है। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये 100 टाइम्स में जाएगा, तो 100 × 10⁻⁶ मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स में ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, 100। आप इंटीजर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, इंटीजर के वैल्यू में पूछा था, तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार। ये आपको एक बार मैं यहाँ भी सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, वी मैक्स सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, फिर आपका क्या हो जाएगा, के एम की वैल्यू प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये आपको वैल्यूज़ दी गई हैं, इसकी वैल्यू 5 थी। ठीक है, फिर आपको वी मैक्स निकालना था, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ था, कितना था, 10 था। फिर नीचे में आपको वैल्यू दी गई थी, के एम की 5 थी और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन 10 था, ये प्लस था, सॉरी। अब आपको ये सॉल्व करना था, तो वी मैक्स 10 था। ठीक है, अब यहाँ पे 15 आ जाएगा। अब वी मैक्स को इधर ले आओ, तो वी मैक्स आपका 5 इधर रहेगा और ये 15 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा। तो ये 5 है वो 2 टाइम्स में कटेगा और 2 से ये 7.5 में इसका आंसर आ जाएगा। तो वी मैक्स की वैल्यू आपको 7.5 मिल गई थी यहाँ से, वी मैक्स की वैल्यू 7.5। फिर हमने वी मैक्स से क्या निकाला, वी मैक्स से हमने के कैट की वैल्यू निकाली। क्यों, क्योंकि के कैट की वैल्यू हमको काइनेटिक एफिशिएंसी जो कि क्वेश्चन में पूछा था उसके लिए चाहिए था, जिसके बराबर होता है के कैट अपॉन के एम। तो के एम पहले से दिया था, हमको के कैट चाहिए था, और के कैट निकालने के लिए हमने वी मैक्स निकाला। और वी के कैट का फॉर्मूला होता है वी मैक्स अपॉन एंजाइम का कंसनट्रेशन, एंजाइम का कंसनट्रेशन। तो वी मैक्स की वैल्यू हमारी थी 7.5, और इसको हमने नैनोमीटर में कन्वर्ट, सॉरी नैनोमोलर से मोलर में कन्वर्ट किया, माइक्रोमोलर से मोलर में। तो इसको हमने 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई किया। नीचे में एंजाइम को भी हमने मल्टीप्लाई किया, नैनोमीटर में था तो इसको -9 से मल्टीप्लाई किया, 10⁻⁹। इसको जब हम सॉल्व किए तो हमारा 500 के आसपास इसकी वैल्यू आई। तो हमारी के कैट की वैल्यू 500 थी। अब हम लोग इजीली क्या कैलकुलेट कर सकते थे, के ई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे। के कैट की जगह में 500 रख दीजिए और के एम की जगह में आप रखिए 5 × 10⁻⁻6। तब जब अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 100 टाइम्स में जाएगा, तो ये 100 × 10⁻⁻6 मोलर सेकेंड इनवर्स में इसका ये आंसर आ जाएगा, जो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है। तो इसका आप लोग आंसर की में देख लीजिएगा, 100 आएगा आंसर। मैं एक मिनट, आंसर की शायद है पिछले स्लाइड में, मैं दिखा देता हूँ। ये आपका देखिए 103 ये क्वेश्चन नंबर है आपका, मिनट मार्क अराउंड कर लेते हैं। ये 103 का देख सकते हैं आप लोग, 103 का 100 to 100 ये आंसर आपका आया हुआ है। इससे पहले भी हम लोग जो सॉल्व किए थे उसका 0.25 आया था, वो आप देख सकते हैं और पीछे की स्लाइड में जाके, है ना। तो ये आज का सेशन यहीं पे हम लोग अपना कंप्लीट करते हैं। आगे की चीज़ों के लिए आप लोग कंटिन्यू आई फ्लाई के साथ जुड़े रहिए, है ना। आई फ्लाई में आपको बहुत सारी चीज़ें कराई जाती हैं। ये आई फ्लाई के साथ हम लोग गेट के आगे 2026 के एग्ज़ाम के लिए भी आपकी तैयारी ज़रूर कराएंगे। तो आपको अगर हमारे पास कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हों तो गेट एक्सेल वगैरह के आप कोर्सेज़ अगर लेना चाहते हैं, गेट के बीटी एक्सेल सारी प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाती है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आई फ्लाई से जुड़ सकते हैं। आई फ्लाई हमेशा आपको शॉर्ट, एक्यूरेट और एफिशिएंट
और फास्ट वे में क्या कराता है, मतलब सिर्फ तरीके से आपकी तैयारी क्या कराता है, पूरी कराता है। तो इस हिसाब से आप लोग, हमारे यहाँ बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे कि CSIR नेट की तैयारी कर सकते हैं, गेट की तैयारी ICMR पढ़ सकते हैं, CVT PG ARS स्लेट गेट भी, उसके अलावा DBT, उसके अलावा आपके असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम। तो आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये नंबर आपको व्हाट्सअप विजिबल है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। और आज की क्लास में जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बाय बाय।